तो जोन 5 सौराष्ट्र जोन की तरफ से राजकोट से आत्मीय यूनिवर्सिटी से जिगर भाई रत्नोत्तर वो प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते, सभी का स्वागत है क्षेत्रीय सम्मेलन में। अभी एक आध महीना ही हुआ है राष्ट्रीय सम्मेलन को समापन हुए। उसके काम से हम निपटे ही थे कि तुरंत ही क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हो गया। मैं जिगर रत्नोत्तर और मेरे साथ विजय दंदवानी, युवराज सर, विशाल भाई, अंकित भाई, रोहित भाई, हम सभी लोग आत्मीय यूनिवर्सिटी से यहाँ पे आए हुए हैं। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले श्रद्धेय ए नागराज जी के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करता हूँ। पूज्य हरिप्रसाद स्वामी जी महाराज, पूज्य प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज और हमारे आत्मीय के बगीचे के बागबान पूज्य त्याग वल्लभ स्वामी जी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करता हूँ। 2014 से आत्मीय विश्वविद्यालय में, उससे पहले वो आत्मीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से हम जाने जाते हैं, वहाँ पे जीवन विद्या की शुरुआत हुई थी। तो यकीन मानिए अभी जल्दबाजी में थोड़ा जो भी प्रेजेंटेशन हमसे बन पाया है उसमें जो भी डेटा रहेंगे उससे ज़्यादा ही काम हुआ है। तो मैं विनती करूंगा टेक्निकल टीम से कि वो प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे दिखाए। ओके, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में मैं थोड़ी बात रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले 2014-15 को एक कानपुर में एक वर्कशॉप आयोजित हुआ था वैल्यू एजुकेशन के नाम पे, जहाँ से हम 20 लोगों की टीम गई थी और एक प्रस्ताव हमें मिला। तो ये प्रस्ताव को सुन के हमको लगा कि हम लोग एजुकेशन से जुड़े हैं और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एजुकेशन में लाया जा सकता है। तो वहाँ से फिर हमारी शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हमारी इंस्टीट्यूट है एम.एन. वीरानी साइंस कॉलेज, वहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने इनफॉर्मल वे में बच्चों के साथ केवल वर्कशॉप के ज़रिए से बात करनी शुरू की। तो मुझे पता है कि हमने 14-15 के आसपास करीबन 90 वर्कशॉप बच्चों के किए थे 3 से 5 दिन के। शुरुआत में हमें ऐसा लगा था कि एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जब हम इस कंटेंट को लेके जाएंगे तो बच्चों का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, मतलब कुछ हमारी भी मान्यताएं थी कि ये कुछ फिलोसॉफिकल बन के ना रह जाए। पर बिलीव मी, हम जब इस बात को वहाँ पे लेके गए तो बच्चों का बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, मतलब वो खुल के हमारे साथ कनेक्ट हो पाए। इससे पहले टेक्निकल में इतना कनेक्शन बच्चों के साथ हमने देखा नहीं था। तो वहाँ से एक जर्नी की शुरुआत हुई। उसके बाद 2016 में वीरानी साइंस कॉलेज है, उसको ऑटोनॉमस का बिरुद मिला। तो ऑटोनॉमस जैसे ही बिरुद मिला तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने इसको एज अ बच्चों के साथ क्रेडिट कोर्स के तौर पे, एक सब्जेक्ट के तौर पे हमने बच्चों को दिया, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने साइंस में हमारे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं उनके साथ हमने इस कंटेंट को दिया। फिर 2018, एक मिनट माइक थोड़ी
हेलो 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 ओके हेलो ओके थैंक यू। तो 16-17 में क्रेडिट कोर्स के तौर पे शुरू किया, फिर 18-19 में सबसे पहले हम लोगों ने इसमें जो आत्मीय यूनिवर्सिटी की स्थापना 18 में हुई, तो वहाँ पे एक वैल्यू एजुकेशन फॉर कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट सेल उसको हमने शुरू किया। उसके बाद हाँ ओके, तो 22-23 में हमारे वहाँ पे एक और बड़ा इनिशिएटिव किया गया, जैसे अलग अलग कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग वगैरह ब्रांचेस फैकल्टी रहती है, उस तरह से एक नई फैकल्टी की शुरुआत हुई, जो कि सबसे पहले इस तरह की फैकल्टी को किसी यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। उसको नाम दिया गया फैकल्टी ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन, जो कि आत्मीय यूनिवर्सिटी के तहत थी। नेक्स्ट, तो इससे हम थोड़ा इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि जो कॉन्शियस डेवलपमेंट वैल्यू एजुकेशन सेल है, तो बेसिकली 3 तरीके से उसके अंदर में हम लोगों ने स्कूल को प्रस्तावित किया। स्कूल ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसे भारतीय ज्ञान प्रणाली कहते हैं, स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड स्कूल ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट एंड फॉर वैल्यू एजुकेशन, चेतना विकास मूल्य शिक्षा। तो अभी जो हमारा पूरा जो सेल है उसको हम एक चेतना विकास मूल्य शिक्षा के तहत में जानते हैं। जो भी जीवन विद्या योजना, मानवीय शिक्षा का मानवीयकरण योजना, जो भी योजना के अंतर्गत कार्यक्रम चलते हैं वो पूरे अभी चेतना विकास मूल्य शिक्षा के कार्यक्रम में चलते हैं। नेक्स्ट, जब 14-15 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले हम लोग चाहते थे कि हमारे सभी जितने भी प्राध्यापक मित्र हैं उनके साथ किस तरीके से इस बात को ले जाया जाए। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ज राखो, इन ज राखो। तो सबसे पहले हम लोगों ने 2 ओरिएंटेशन वर्कशॉप हमारे फैकल्टीज़ के लिए आयोजित किए, जिसमें से सबसे पहला एक वर्कशॉप था जो कि 3 दिन का सबसे पहला एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था, जिसमें गणेश बागड़िया जी ने इस वर्कशॉप को लिया था, जिसमें जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन कंटेंट क्या है और क्यों ये शिक्षा के अंदर हम किस तरह से इसको ले जा सकते हैं, इसके ऊपर बात की। उसके बाद एक सेकंड फैकल्टी डेवलपमेंट वर्कशॉप हुआ, जो कुमार संभव जी ने एक 2 दिन का वर्कशॉप वो सभी इंटरेस्टेड फैकल्टीज़ के साथ किया था। यहाँ से एक फॉर्मल शुरुआत हुई कि इस कंटेंट को आत्मीय में ले जाया जा सकता है। उसके बाद 2 मेजर इवेंट आत्मीय में ऑर्गेनाइज हुई, जिसमें से एक थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 2015 में आयोजित की गई थी, जिसमें आदरणीय जो भी उस समय के गवर्नर सर ओपी कोहली साहब थे, उन्होंने इस कंटेंट को बहुत सराहा। मतलब उनका ये कहना था कि इस तरह का कंटेंट अगर एजुकेशन में आता है तो काफ़ी बच्चों के लिए ये बेहतर साबित हो सकता है। उसके तुरंत बाद ही 2016 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन आत्मीय में किया गया। उसमें करीबन 13 जितनी कंट्री में से करीबन 170 पार्टिसिपेंट्स आए थे। उसमें से मोर देन 50 पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जो ट्रस्टी, पॉलिसी मेकर्स और वो थे, और उनका भी सभी का एक साथ यही कहना था कि इस तरह के कंटेंट को एजुकेशन में ले जाना चाहिए, जिससे एक जो हम हार्मोनियस लिविंग की बात करते हैं उस तरह का वातावरण बन पाए। तो उसमें काफ़ी सारे इवेंट्स में जो कोलैबोरेटिव पार्टनर्स रहे थे, उसमें रॉयल यूनिवर्सिटी भूटान हो गई, IIIT हैदराबाद, IIT BHU कानपुर, है ना, तो ये सारे ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर थे। उसके बाद जो एफर्ट्स अभी तक जीवन विद्या को लेके हुई थी, उसको यहाँ पे एक समराइज करने की कोशिश की है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने आयोजित किए और जो हमने पार्टिसिपेट किए, उन दोनों को मिला के करीबन हम 5 जितने राष्ट्रीय सम्मेलन अभी तक है ना आत्मीय का उसमें सपोर्ट रहा है 2016 से लेके। जो सबसे पहला हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन जो हम लोगों ने किया था वो था सरदार शहर में, गांधी विद्या मंदिर में। उसके बाद AICT जो कि इंजीनियरिंग की स्पॉन्सरिंग बॉडी है, तो AICT में जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम
जय स्वामीनारायण स्वामी जी। तो जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कार्यक्रम रहता है, गवर्नमेंट ने एआईसीटी ने जब भी इंजीनियरिंग में इस करिकुलम को ले जाना चाहा तो उन लोगों ने ये तय किया कि फैकल्टी को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो फैकल्टी को प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने कुछ कार्यक्रम चलाए थे। उसमें उस समय गुजरात में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें से करीबन 6 कार्यक्रम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऐसे थे कि जो जिनमें हम लोगों ने एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे उन लोगों को सहयोग दिया था। उसके अलावा अगर जीवन विद्या रेसिडेंशियल शिविर की बात की जाए, जो आउट ऑफ राजकोट, आउट ऑफ आत्मे यूनिवर्सिटी हम लोगों ने आयोजित की थी, तो वो 10 के आसपास जीवन विद्या जो रेसिडेंशियल शिविर है उसका आयोजन हुआ है। उसके अलावा अगर 10 दिन की अध्ययन शिविर की बात की जाए तो आत्मीय में हम लोगों ने हापुड़, सबसे पहले हम लोग 16 में हापुड़ सेंटर जो हुआ था उसमें अध्ययन के लिए गए थे, लेकिन हापुड़ के अलावा आत्मीय में करीबन 14 सेशन 10-10 दिन के अध्ययन सत्र हम लोगों ने कंप्लीट किए। उसमें सोम भैया, पाठक भैया, सुरेंद्र पाल जी, अशोक गोपाला जी, काफ़ी सारे, मतलब जितने भी प्रबोधक है वो सभी आत्मीय में आ चुके हैं। उसके अलावा 8 दिन की शिविर की बात की जाए जो रेसिडेंशियल ना हो के आत्मीय में आयोजित हुई हो, तो वो करीबन 32 के आसपास ऐसी शिविर हम लोगों ने अभी तक वो ऑर्गेनाइज की। और एआईसीटी के और इंट्रोडक्टरी बच्चों के लिए एक सेशन रहते हैं, उसको है ना इंडक्शन प्रोग्राम कहते हैं। तो वो भी पिछले 3-1 साल की अगर मैं बात करूं, पहले का तो रिकॉर्ड अभी तक वो हुआ ही नहीं था, अदरवाइज तो बहुत ही ये नंबर है वो आगे जा सकता था। लेकिन अगर 3-1 साल की बात करूं तो करीबन 115-20 के आसपास तो स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो कि 5 दिन के रहते हैं। जो भी बच्चा एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग में या कोई भी ब्रांच में हमारी, तो सबसे पहले वो 5 दिन के लिए इस कंटेंट से है ना गुजरता है। उसके बाद फिर वो अपने रेगुलर करिकुलम में जाता है। ये कुछ उसकी झलकियाँ है कि ये सोम भैया का जो हमारा स्टेप ऑडिटोरियम है वहाँ पे एक साथ हम लोगों ने अपने 650 बच्चों के साथ कार्यक्रम किए थे, तो वो ये उसकी एक झलकी है। ये हमारे जो फैकल्टी के साथ जो है ना गोष्ठियाँ हुई थी उसकी एक झलकियाँ हैं। उसके बाद अगर इंडिविजुअल के साथ जो एफर्ट्स हमारी हुई है उसके ऊपर हम बात करें तो स्टाफ, इसको मैं है ना 2-3 पार्ट में रखना चाहता हूँ। जैसे स्टाफ मेंबर्स के साथ जो 2014 से लेके 23-24 तक जो हमारा काम किया है उसमें वर्कशॉप, अलग अलग शिविर, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, अध्ययन, इस सबको मिला के अगर बात की जाए तो करीबन 60 से ज़्यादा इवेंट्स अभी तक ऑर्गेनाइज हो चुकी है। और उसमें उसके जो उसमें भाग लेने वाले जो है ना प्रतिभागी है, जो बेनिफिशियरीज है, वो भी करीबन 6500 के आसपास उसमें लोगों ने बेनिफिट लिया है। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट के साथ हम लोग ज़्यादातर वर्कशॉप, फिर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, फिर स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर उनके साथ भी 3 से 5 दिन की शिविर हुई है। उनके साथ एक हमारी हैप्पीनेस क्लब के अंतर्गत एक और इवेंट चल रही है जिसको हम हैप्पीनेस मीट कहते हैं, जिसमें इंटरेस्टेड जो भी बच्चे हैं उनके साथ वीक में 2-2 घंटे उनके साथ बात होती है। तो उन सभी को मिला के किया जाए तो करीबन वो भी 400 के आसपास वो इवेंट हो चुके हैं और उसमें लगभग 18,000 से 20,000 बच्चों को उसका बेनिफिट मिला है। और उसके अलावा पेरेंट्स, तो ज़्यादातर ये 3 लेवल पे हम लोग अपना काम करते हैं, फैकल्टी के साथ, बच्चों के साथ और वहाँ के पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के साथ भी जो भी शिविर है ना, एक्सपर्ट सेशन या गोष्ठियाँ उनके साथ हुई है, वो भी करीबन 50 के ऊपर पेरेंट्स मीटिंग हुई है। अभी एक अच्छी बात वहाँ पे ये भी देखने को मिली है पिछले 2 साल से कि जो भी डिपार्टमेंट अपनी पेरेंट्स मीटिंग को है ना ऑर्गेनाइज करता है तो उसमें 1 घंटा वो स्पेशली जीवन विद्या को डेडिकेट करता है। तो उसमें से कोई ना कोई सेल मेंबर्स जाके वहाँ पे कि हम किस विचार को लेके है ना चल रहे हैं और क्यों एजुकेशन में इस विचार की आवश्यकता है, उसके ऊपर आराम से 1 घंटा बात करते हैं। फिर वहाँ से अगर रिस्पॉन्स वगैरह जो भी आता है तो उन पेरेंट्स के लिए भी एक अलग से सेशन का आयोजन किया जाता है। तो ऐसे भी करीबन 3,000 से ज़्यादा पेरेंट्स है जो इसका बेनिफिट ले चुके हैं। ये
जो मैंने बोला कि डेटा कलेक्शन तो बहुत सारा हमारे पास है, उसकी केवल झलकियाँ यहाँ पे मैंने दिखाई। जैसे पिछले 2 साल में 22-23 और 23-24 में आत्मीय में 6-6 महीने के पठन सत्र जिसे हम कहते हैं, उसको हमने अध्ययन नहीं पठन सत्र नाम दिया है। तो 6 मंथ का पठन सत्र 2 अभी हमारे कंप्लीट हुए, उसका ये पूरा एक रिकॉर्ड है कि भाई उसमें करीबन कितने सेशन हुए, हर एक सेशन में कौन है ना प्रबोधक रहा है, क्या क्या टॉपिक के ऊपर कौन सी पुस्तक के ऊपर बात की थी, वो सारा डेटा इसमें है। सभी का मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, केवल ये एक मैं दिखा पाऊँ कि किस तरीके से क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है ना। तो ये उस तरह से जो सेकंड हमारा पठन सत्र था रिसेंटली वो 2024 में सितंबर में ही कंप्लीट हुआ है, 6 महीने का पठन सत्र। तो ये क्योंकि हम ये भी एक चाहते हैं कि इस कंटेंट को ले जाने के लिए मैक्सिमम फैकल्टीज हम तैयार कर पाए, तो फैकल्टीज को तैयार करने के लिए पठन सत्र एक आवश्यक कार्यक्रम हमको दिखता है। इसलिए जैसे ही एक तैयारी बनती है और है ना प्रबोधक मित्रों से भी बात होती है, तो इस तरह के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसको ही हम फ्यूचर में थोड़ा और स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। नेक्स्ट ये उसकी कुछ झलकियां हैं जो पठन सत्र हमारा हुआ था। जैसे इनॉग्रेशन हुआ था तो सबसे पहले मानव व्यवहार है ना जीवन विद्या परिचय पुस्तक से ही हम लोगों ने शुरुआत की थी। ये कुछ उसकी झलकियां हैं कि किस तरह से जैसे यहाँ पे एक बढ़िया से एक सेटअप है, वैसे आत्मीय में भी है ना हमारा एक डेडिकेटेड अध्ययन कक्ष है जहाँ पे पूरी इस तरह की जीवन विद्या की जो भी इवेंट होती है वो हम लोग वहाँ पे करते हैं। तो उसमें एक ग्रुप डिस्कशन है। एक पठन सत्र में एक चीज़ ये भी हुई थी कि जो भी सीनियर है ना स्टाफ मेंबर्स है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है या हमारी जो लीडरशिप टीम है, उनके साथ भी 1 घंटे की अलग से बैठक चलती थी। जो भी अध्ययन कराने के लिए जो भी प्रबोधक मित्र आते थे उनके साथ, तो उनके साथ वो सारी डिटेल में चर्चाएं हम लोग करते थे कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के ऊपर इस चीज़ों को किस तरह से सेट किया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि वो सभी लोगों डिसीजन मेकर्स है, तो डिसीजन लेने वाले लोगों के साथ भी इस तरह की बात की आवश्यकता है। उसके बाद जो भी पठन सत्र था उसमें हम लोगों ने मूल्यांकन उत्सव है ना, मतलब जितने भी अध्ययनार्थी मित्र थे तो वो हर 2 महीने में उनका एक मूल्यांकन सत्र कि भाई मैं 2 महीने में इस कंटेंट इस प्रस्ताव को कितना ले पाया हूँ, इसमें कितना मैं समझ पाया हूँ, तो उसका एक मूल्यांकन उत्सव हम लोग करते थे जिसमें काफ़ी अच्छे मतलब बाहर से लोग भी आते थे, जिसमें सुधा पांडे जी आप सभी लोग जानते ही है, तो सुधा पांडे जी भी बहुत अच्छी तरीके से उनका भी एक सपोर्ट हमको मिला था। ये एक जनरल ओवरव्यू है कि कितनी कितनी टाइप्स की एक्टिविटीज़ हम लोग वहाँ पे कराते हैं, जिसमें जैसे बात की जाए तो हम लोग ओरिएंटेशन सेमिनार या वर्कशॉप से लेके जो कि 1 से 2 दिन के रहते हैं, फिर 3 से 5 दिन के जो वर्कशॉप रहते हैं वो ज़्यादातर हम फैकल्टी बच्चों के साथ करते हैं, फिर 6 से 8 दिन के है ना। तो हमारे पास वेराइटीज़ ऑफ वर्कशॉप अवेलेबल है, मतलब जो चाहे कि भाई 1 दिन का वर्कशॉप कराना चाहे, 3 दिन का कराना चाहे, 5 दिन का कराना चाहे, तो है ना उस तरीके से हम लोग प्रिपेयर्ड है। तो उसके अलावा फिर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जिसमें हम जो हमारे फैकल्टीज़ को प्रिपेयर करने के लिए बात आती है, तो उसमें अध्ययन भी उसका एक हिस्सा हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में जाके है ना कंटेंट विषय वस्तु को किस तरह से शेयर किया जाए उसके एक बात हो गई। उसके अलावा एक्सटेंशन एक्टिविटी, मतलब आसपास की जो भी इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो भी इनविटेशन आते हैं तो वहाँ पे जाके जीवन विद्या को है ना प्रस्ताव को ले जाना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग सौराष्ट्र में आत्मीय की तरफ से हम लोग देख पाते हैं। उसके अलावा पेरेंट्स के लिए जो वर्कशॉप का आयोजन हुआ, उसके अलावा स्टाफ डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना। तो स्वामी जी की एक बहुत दिल से इच्छा थी कि केवल इसको हम फैकल्टीज़ के लिए सीमित ना करें, लेकिन हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ भाई बहन है ना उसके साथ भी, उनके लिए भी हम लोग कार्यक्रम को, क्योंकि उनको भी ये विचार क्या है उसका एक पता चलना चाहिए। तो जितने भी नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ है उनके साथ भी हम लोगों ने कुछ काम किए हुए हैं। उसके अलावा बच्चों के साथ जो हैप्पीनेस मीट हुई है वो भी करीबन 75-80 सत्र के आसपास वो भी हुआ है। उसके अलावा जो एक्सपर्ट सेशन अदर इंडस्ट्री के साथ भी हम लोगों ने मोर देन 50 सेशन हम लोगों ने किए, क्योंकि राजकोट में काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री एरिया भी है, तो वहाँ पे भी अच्छे तरीके से हम लोग उनके साथ भी काम कर पा रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट
9-10 साल की, मैंने कहा कि ये डेटा शायद कम ही हो सकता है, काम इससे बहुत ज़्यादा ही हुआ है। ये और हर एक इवेंट के ये नंबर ऑफ बेनिफिशियरी है कि 14 से 18, एक्चुअली ये नेक पर्पस से पूरा बनाया था, इसलिए आपको यहाँ पे एजीआई और एयू वो सब थोड़ा दिख रहा होगा। तो कितने बेनिफिशियरी इवेंट में रह चुके हैं ये उसकी एक झलक है। तो करीबन, मुझे यहाँ से ठीक नहीं दिख रहा है, 35,000 आसपास मेरे ख्याल से टोटल बेनिफिशियरी अभी तक हम लोग है ना 8-10 सालों में कवर कर पाए हैं अलग अलग इवेंट के माध्यम से। ये एक चार्ट के रूप में भी दिखाने की कोशिश की है कि जैसे 3 है ना कॉन्फ्रेंस अभी इस कंटेंट जीवन विद्या के अंदर हम लोगों ने किए, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल आ गई, जिसमें इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हो गई 16 में, 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक 15 में जैसे मैंने कहा, और रिसेंटली जो हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन था 26 जीवन विद्या का, उसमें एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 8 तारीख को है ना आयोजित की गई थी। उसके अलावा जो नेबरिंग ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडस्ट्रीज है उनके साथ भी फ्रिक्वेंटली हमारी एक जो कि सेशन वगैरह चलते रहते हैं, जिसमें कीच इंडस्ट्री हो गई, किर्लोस्कर हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गई, लाभ भाई त्रिवेदी एवीपीटीआई हो गई, है ना। तो ऐसी फिर बोलबाला ट्रस्ट करके वहाँ पे बहुत बड़ी एक एनजीओ टाइप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी बहुत अच्छे से अभी आत्मीय के साथ जुड़ना हुआ है। उसके अलावा काफ़ी सारे है ना, जैसे एक स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स है एसआरपीएफ, तो सुधा पांडे जी तब वहाँ के इंचार्ज रहे हैं, तो उनका एक बहुत मन था कि हमारे जितने भी पुलिस जवान हैं उनके साथ आप कुछ काम जीवन विद्या का प्रस्ताव लेके आगे बढ़े। तो फिर उनके माध्यम से हम लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोगों ने करीबन वहाँ पे 5-6 दिन के उनके पुलिस जवानों के साथ 5 वर्कशॉप को आयोजित किया, और करीबन 500 से 600 पुलिस जवानों को वहाँ पे इस कंटेंट के थ्रू फैसिलिटेट किया। उससे उनके मतलब जो डीआईजी लेवल के जो व्यक्ति है उन्होंने भी इस चीज़ की नोंद ली कि यह कुछ अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, अगर इसका बढ़िया से एक रिजल्ट दिखता है तो यकीन मानिए और भी जो भी एसआरपीएफ ग्रुप रहते हैं उसमें भी इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी उपलब्धि रही कि इस लेवल के ऊपर भी इस बात को अप्रिसिएट किया गया। उसके अलावा जो भी प्रबोधक लेड ट्रेनिंग, मतलब जो आगे एक्सपर्टाइज सेशन के तौर पे बात की जाए तो काफ़ी जगह पे हम लोगों ने उसको भी किया है, जैसे रामकृष्ण ट्रस्ट कच्छ में हो गया, समर्थ डायमंड ग्रुप में 22-23 में एक बहुत बड़ी एक शिविर यहाँ पे हुई थी, हरे कृष्ण डायमंड ग्रुप सूरत में है सौजी भाई के वहाँ पे, तो वहाँ पे भी यहाँ आत्मीय की तरफ से है ना 2-3 शिविर को होस्ट किया गया था। फिर आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल के लिए काफ़ी अच्छे सेशन वहाँ पे किए। इवन केजेआईटी के साथ भी हमारी एक बहुत ही लंबी एक एक्सपर्ट सेशन की एक प्रक्रिया चली थी। उसके अलावा लोक भारती विद्यालय के साथ पिछले 4-5 सालों में काफ़ी काम वहाँ पे भी हुआ। तो एसआरपीएफ हो गया है ना, तो काफ़ी अलग अलग जगह है कि जहाँ पे आत्मीय ने अपना जो भी कुछ हमसे बन पाया वो योगदान हमने दिया। इसके अलावा 5 एक इंस्टीट्यूट में हमारा जो भी कोलैबोरेशन जिसे कहा जाता है या एमओयू कहा जाता है कि जो भी एक्सपर्टाइज आपके पास है या हमारे पास है उसको हम शेयरिंग किस तरह से करें। तो जिसमें दिव्य पथ संस्थान हो गया, एसआरपीएफ के साथ भी फिर हम लोगों ने एक कोलैबोरेशन किया। ये मुझे लगता है कि हमारा जो ये कंटेंट है जिसमें हम लोकव्यापीकरण जिसे बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसको करना भी चाहिए, है ना। तो जैसे लोक भारती विद्यालय हो गई, केजेआईटी संस्था हो गई, लक्ष्य एकेडमी, तो अभी तो ये 5 ही नाम है। हम चाहते हैं कि ये आगे जब क्षेत्रीय सम्मेलन में अगर इसको प्रस्तुत करने का मौका मिले तो ये 5 से बढ़ के है ना 30-40 तक पहुंच जाए, तभी जाके बढ़िया से ये लोकव्यापीकरण का काम भी हम लोग कर पाएंगे। और मैं थोड़ी अपनी बात को स्पीड में ही रखना चाहूँगा। अलग अलग जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ की है जिसमें सामाजिक या फैमिली लेवल की गोष्ठियाँ की बात की जाए तो ये जूनागढ़ गिरनार तलेटी में सोमभाई की एक बहुत बढ़िया शिविर हमारी रही थी, जिसमें से काफ़ी फैमिली मेम्बर्स को भी लगा था कि ये है ना कुछ ऐसा काम है जो फैमिली के साथ भी किया जा सकता है। उसके अलावा जो लोक भारती विद्यालय में हम लोग हर साल उनके साथ भी टीवाई के बच्चों के साथ और फैकल्टी के साथ काम करते हैं, तो ये उसकी एक झलक है। उसके बाद मेरे ख्याल से कच्छ में जो एक पारिवारिक गोष्ठी का एक आयोजन किया था, वहाँ से पारस भाई ने
भी इस कंटेंट को, तो ये कम्युनिटी एंगेजमेंट का काम भी बढ़िया से हो रहा है। उसके अलावा ये हमारे जो भी सपोर्टिंग स्टाफ मित्र है उनके साथ जो हम लोगों ने शिविर का आयोजन किया था वो है। उसके अलावा हर साल आत्मीय में हम लोगों ने ये तय किया है कि 2 छुट्टियां हमारी मेजर रहती है, एक हमारी मई मंथ में रहती है और एक दिवाली के आसपास रहती है। तो एटलीस्ट हम लोग साल में 2 शिविर तो जीवन विद्या की कर पाए। तो रिसेंटली हम लोगों ने जून में सोम भाई की एक शिविर कंप्लीट की और उससे पहले योगेश भाई की भी शिविर कंप्लीट की थी। तो ये जीवन विद्या शिविर की एक झलक है। उसके अलावा फिर राकेश भाई ओझा जो हमारे जीवन विद्या के प्रबोधक है, तो उनके साथ एक मिलके गुजराती में हम लोगों ने एक गोष्ठी शिविर का आयोजन किया था। नेक्स्ट, उसके बाद ये जो मैंने बात की थी कि AICT स्पॉन्सर्ड जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहते, ये HJD केरा कच्छ में है। तो वहाँ पे ही हमने मांडवी में, कच्छ में, फिर सूरत में है ना, बारडोली के पास, वहाँ पे 3-4 जगह पे हम लोगों ने वहाँ के जो फैकल्टीज रहते हैं उनके साथ इस कंटेंट को किया था और उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिला था। ये एक्सटेंशन के रूप में जो हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे सणोसरा हो गया है ना, फिर वहाँ की इंजीनियरिंग, यहाँ पे राजकोट की AVPT इंजीनियरिंग कॉलेज हो गई। ये रिसेंटली जो 26वां वार्षिक सम्मेलन हमारा आयोजित हुआ था आत्मीय विश्वविद्यालय में, उसकी एक झलक है। और नीचे जो आप देख रहे हैं वो एक उसके साथ जो हमने कॉन्फ्रेंस और पैनल डिस्कशन, जिसमें अलग अलग डोमेन के लोग, जैसे एक है ना लीगल डोमेन हो गया, मेडिकल डोमेन हो गया, तो वहाँ से भी लोगों को बुला के उनके साथ भी डिस्कशन किया था। ये SRPF में जो हमारी एक्टिविटीज़ शिविर वगैरह हुई उसकी झलकियाँ हैं। उसमें उन लोगों ने बहुत ही न्यूज़ में भी इसको बढ़िया तरीके से हाईलाइट किया था। ये कुछ उसके कटिंग्स हैं। फिर मानव तीर्थ में जो यूथ कैंप वगैरह होते हैं या फिर वहाँ पे अध्ययन सत्र रहते हैं, तो वहाँ पे भी हमारी तरफ से 3-4 बार वहाँ पे जाके प्रबोधन कार्य करने का मौका मिला था। तो जय पटेल जी है जो अध्ययन सत्र के लेने के लिए वहाँ पे गए थे। फिर सूरत में भी जो जीवन विद्या परिवार ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भी एक सत्र को लेने का अवसर मिला। तो एक ये चीज़ अच्छी हम देख पा रहे हैं कि अभी तक जो नॉर्मली स्टूडेंट के साथ जो हम लोग कार्य मतलब शिविर वगैरह कर रहे थे, उसके साथ साथ अब हमारे में से थोड़े मित्र ऐसे भी तैयार हो रहे हैं जो अध्ययन के लेवल पे भी अब अपना योगदान दे पा रहे हैं। तो ये एक हम लोग अच्छी चीज़ अपने में देख पा रहे हैं, है ना। जैसे निकोरा में स्पेशली जय और सुरेश भाई पटेल का सत्र रहा था। फिर हम लोगों ने अलग अलग कोरोना के टाइम जब ऑनलाइन सब कुछ चल रहा था, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे ऑनलाइन सेशन वेबिनार के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाने के लिए किए थे। उसके अलावा आनंद निकेतन ग्रुप ऑफ स्कूल में भी, जैसे KGIT में हम लोग मोस्टली हर सैटरडे जाते थे, वैसे आनंद निकेतन ग्रुप में भी हमारा लोगों का काफ़ी सारा वो रहा था उनके फैकल्टीज़ के साथ। तो वो भी यहाँ पे एक थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। उसके अलावा कमल भैया की जो कपराड़ा में एक स्कूल है, तो जो बच्चों के लिए है ना, तो वहाँ पे भी स्पेशल वो 11th-12th वाले बच्चों के लिए एक शिविर का आयोजन उन्होंने किया था। तो वो भी एक बहुत सफल तरीके से। इसके अलावा ये जो कोरोना वाला समय था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के करीबन 250 जितने पार्टिसिपेंट थे, फिर उसके बाद इनको क्लोज करना पड़ा था, बहुत ही रश हुआ था। तो वो भी बहुत सक्सेसफुली वहाँ पे कंप्लीट हुआ था ये प्रोग्राम। उसके अलावा जो अलवर इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, तो वहाँ पे भी एज अ को फैसिलिटेटर के तौर पे आत्मीय विश्वविद्यालय की तरफ से अंकित कालरिया जो है, अंकित सर, उन्होंने अपना योगदान दिया था। उसके अलावा जो AICT का FDP रहता है, तो ये मेरे ख्याल से बारडोली के उमरख में जो इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पारस भाई और चेतना बहन ने अपना योगदान दिया था। उसके अलावा आंगनवाड़ी के भी जो कार्यकर्ता जो रहते हैं, तो उनके मतलब किसी भी कोने को हमने छोड़ा नहीं है ना तो सभी के साथ कुछ ना कुछ जब भी मौका मिलता है, तो वेरावल सूत्रापाड़ा तक हम लोगों ने वो सेशन किया हुआ है। वो ये जो हरे कृष्णा ग्रुप के साथ जो एक सेशन हुआ था सूरत में, उसकी एक झलक है। फिर ये सोम भाई की जो एक लास्ट ईयर मेरे ख्याल से एक IS एकेडमी में अहमदाबाद में एक जो शिविर हुई थी, उसके बाद उन लोगों का मन था कि ये काम बहुत ही अच्छा है और हमारे भी एकेडमी में इसको
करना चाहिए जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। तो अंकित भाई ने जो लेकेवाड़ा गांधीनगर में इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उनको भी ये सेशन करने का मौका मिला था, और उसके बाद एक राजकोट में भी जो हमारा आईएएस एकेडमी है वहाँ से भी एक प्रस्ताव अभी हमारा आया है। तो उन लोगों ने बोला है कि आप लोग बताइए कब हमको ये सेशन करना है, तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है। उसके अलावा जो भी वरिष्ठ नागरिक है ना, जिनके पास काफ़ी बार हमको लगता है कि बहुत ही फ्री टाइम है लेकिन मैं करूँ क्या, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम जीवन विद्या का एक इंट्रोडक्टरी सेशन आयोजित किया गया कि भाई कुछ है ना हम अच्छे से काम में अपना समय लगा सकते हैं। और सुरेश भाई का भी काफ़ी मुझे मैसेज आता था कि भाई आप ये भी शिविर को ऐड कीजिए, तो मतलब लिस्ट तो उनके पास भी बड़ा था, लेकिन उसमें से मैं 2-3 चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर पाया हूँ। जैसे उन्होंने अमरेली में हमारी एक शिविर हुई थी वहाँ पे बात की थी, फिर ये जूनागढ़ में एक शिविर हुई थी उसके ऊपर बात की थी। तो मतलब जैसे मैंने बात की कि भाई डेटा काफ़ी सारा है लेकिन समय की एक सीमा है ना, वो बेल बजाए उससे पहले मैं अपने बात को रख दूं। तो जो फ्यूचर प्लान की बात है उसमें 2 तरीके से उसको हमने बात रखने की कोशिश की। एक तो 10 साल का एक हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा और 1 साल में हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो उसको 3 पार्ट में मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसे टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अगर उसमें बात की जाए तो 10 साल का हमारा एक ऐसा एक प्रोग्राम हम लोग करना चाहते हैं जिसमें जीवन विद्या को जो भी हमारे डिग्री प्रोग्राम है उसके साथ किस तरीके से है ना इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ये 10 से 12 साल का एक बहुत ही लंबा कार्यक्रम इसको हम लोग देखते हैं। उसके अलावा जो यूजी माइनर डिग्री प्रोग्राम है, मेजर प्रोग्राम तो उनके रहते ही है, बीकॉम ये बीसीए वगैरह, उसके साथ साथ माइनर डिग्री के तौर पे भी वो लोग मध्यस्थ दर्शन को समझ पाए। इसका एक ड्राफ्ट हम लोगों ने मैंने वो तैयार करके मैनेजमेंट को सबमिट कर दिया है। मुझे लगता है 1 आध साल में वो 5 कोर्सेज उनके नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से शुरू भी हो जाएंगे, तो वो लोग मध्यस्थ दर्शन में भी अब माइनर डिग्री को ले सकते हैं, वो प्रपोज हो गया है। उसके अलावा जो भी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज रहते हैं तो ग्लोबल रीच के लिए वो भी हमको लगता है कि बहुत ही आवश्यक है वो चीज़, तो उसको भी हमको तैयार करना है ना। तो उसमें अजय भैया का भी एक थोड़ा सपोर्ट है और उनका भी बार बार ये कहना है कि भाई हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सोचें। उसके अलावा रिसर्च और पब्लिकेशन पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि जब लोकव्यापीकरण की बात करते हैं तब जब भी बाहर जाते हैं तो एकेडमिक इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है वहाँ पे लोग रिसर्च के ऊपर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करते हैं ना, तो उसके लिए हमको कुछ पब्लिकेशन चाहिए होंगे, कुछ रिसर्च वर्क चाहिए होंगे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा मुझे लगता है कि हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जितने ज़्यादा रेफरेंसेस कोट होते जाएंगे उतनी हम ज़्यादा एक रीच मिलती दिखेंगी, तो एक ये भी आवश्यकता हमको दिखती है कि उसके ऊपर पेपर्स लिखे जाए, संशोधन कार्य कुछ हो। उसमें पाठक भैया का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको मिलता है और उनका एक एनकरेजमेंट भी रहता है कि भाई आप लोगों को कुछ भी आवश्यकता हो तो है ना वो हमेशा तत्पर रहते हैं। आउटरीच प्रोग्राम के ऊपर भी हम लोग चाहते हैं कि जितना कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है उसको और ज़्यादा फैलाने के लिए अलग अलग सेंटर को शुरू होने की आवश्यकता है, तो उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि जितना हमसे बन पड़ता है उसको हम तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए कोलैबोरेशन की जो भी आवश्यकता रहेगी वो हम करेंगे। ये था 10 साल का एक कार्यक्रम। उसके अलावा अगर विद इन अ ईयर अगर मैं देखूं तो उसमें एक स्वामी जी की बहुत ही इच्छा है कि जो शिक्षक जो तैयार हो वो शिक्षक की इस मानसिकता से अगर तैयार होगा तो इस कंटेंट को बच्चों में आराम से ले जाएंगे। इसलिए हम लोग थोड़ा एक इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को प्रपोज करने जा रहे हैं कि जिसमें 40% की स्टेज के आसपास हमारा ये मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट रहेगा, बाकी 60% में वो अपना केमिस्ट्री और मैथ्स को पढ़ेगा। तो बीएड प्रोग्राम इसको हम एक बनाना चाहते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि आसपास में इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ हम लोग वीकेंड में इस जीवन विद्या की चर्चा कर पाए, उसका एक मॉड्यूल हम लोग चाहते हैं कि एक तैयार हो कि जिसमें इंडस्ट्री के लोगों के साथ भी बात हो पाए। रिसर्च एंड पब्लिकेशन में भी हम लोग चाहते हैं कि अब कोई जो जर्नल वगैरह है ना उसको हम थोड़ा तैयार कर पाए, जिसे नॉलेज वॉल्यूम के तौर पे जर्नल नाम दिया जाए, जिसमें हमारे शोध पत्र आदि तैयार होकर आगे बढ़े। और लास्ट में आउटरीच में भी उसी को कि भाई कम्युनिटी अवेयरनेस के लिए जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने की आवश्यकता है तो 1 साल में थोड़ा उसको और बढ़ाया जाए। चैलेंजेस में मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन हमको दिखती है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके कहीं पे हमारी वो जो है वो रीच थोड़ी कम होती कई बार दिखती है। कई बार हमने देखा है कि एक्रेडिटेशन जो भी बॉडीज़ रहती है उसमें अभी
कहीं ना कहीं जीवन विद्या या इस तरीके के काम को थोड़ा है ना वेटेज मेरे ख्याल से कम मिल रहा है, उस ये भी एक वजह हो सकती है, तो उसको भी थोड़ा और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। इंडस्ट्री में एडेप्टेबिलिटी कि भाई वो मानव को मानव की तरीके से अगर देख पाए, अगर वो ह्यूमन रिसोर्स बन के ना रह जाए, तो वो भी एक थोड़ा हमको देखने को मिला, मतलब ये चैलेंजेस के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। स्टूडेंट टीचर्स में एडेप्टेबिलिटी कि भाई ये मेरे समझने के लिए आवश्यक है, मेरे सुखी होने का ये कार्यक्रम है, जब तक ये मुझे समझ में नहीं आता है तब तक ये किसी इंस्टीट्यूट का कार्यक्रम बन के रह जाता है। तो एक ये भी चैलेंज कई बार वो देखने को मिलती है। ये एक हमारी जेवी रिसर्च टीम जैसे डॉक्टर मेघाश्री मैम जो कि पूरा हमारा रिसर्च वर्क, हाँ एक चीज़ रह गई थी कि इसमें हम लोगों ने इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें पहले साल में 3 पार्टिसिपेंट लोग थे और इस साल हमारे पास करीबन 50 एंट्री आई थी पीएचडी के लिए, पर उसमें से हम लोग कुछ 12-15 लोगों को स्क्रूटिनाइज कर पा रहे हैं। तो वो पूरा मेघाश्री मैम देख रहे हैं और उसके अलावा हम 6-7 मित्र जो है वो पूरा CVMS सेल को देख रहे हैं। तो बस ये हमारी छोटी सी जर्नी थी। धन्यवाद। अभी जोन नंबर 2 नॉर्थ गुजरात। जो लोग प्रस्तुति देने वाले हैं जोन 2 की ओर से वो आ जाए। नमस्कार। नमस्कार। सर्व शुभ की कामना के साथ पूज्य बाबा जी और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए जोन 2 की ओर से हम जो प्रस्तुति करने जा रहे हैं आज, उसमें मेनली 4 पार्ट्स है। पहले नवदीप विद्यालय की ओर से प्रस्तुति होगी जो पारस भाई और धवल भाई आपके सामने रखेंगे। उसके बाद में डीसा की ओर से एंजल स्कूल की ओर से गिरीश भाई, सतीश भाई और राजेश भाई उनकी प्रस्तुति रखेंगे। उसके बाद पालनपुर, पाटन एंड हिम्मतनगर की ओर से मेहुल भाई, चंद्रकांत भाई अपनी प्रस्तुति रखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विसनगर की ओर से हमारे दशरथ भाई जो भी यहाँ गतिविधि है, जो भी फ्यूचर प्लान है, उसकी प्रस्तुति आपके सामने रखेंगे। हाँ, बोनी भाई भी साथ रहेंगे दशरथ भाई के। तो शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, तो मैं सीधा बुलाने चाहूँगा नवदीप विद्या मंदिर की ओर से पारस भाई और धवल भाई को कि वो अपनी प्रस्तुति रखें। थैंक यू। हेलो, नमस्ते सभी को। बाबा जी और पूरे परिवार के प्रति कृतज्ञता। पीपीटी। मैं धवल प्रजापति शिक्षा के मानवीकरण और व्यवस्था के अर्थ में श्री नवदीप विद्या मंदिर तालेगढ़ में जो भी प्रयास हो रहा है वो मैं आपके समक्ष रखूँगा। तो नवदीप नेक्स्ट। नवदीप विद्या मंदिर का संक्षिप्त में परिचय रखूँ तो विद्यालय मेहसाणा जिला में सतलजना तालुका के पास तालेगढ़ गांव में स्थित है। विद्यालय परिसर में केजी से 10वीं तक गुजराती माध्यम में पढ़ने की व्यवस्था है। शाला गुजरात बोर्ड से मान्य प्राप्त है। शाला में अभ्यास के करीब 17 गांव के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। शाला के स्थापक और शिक्षकों का विज़न यही है कि यहाँ पढ़ रहे
सभी छात्र अच्छी सुविधा के साथ साथ मूल्यनिष्ठ जीवन जी पाए, ऐसी सबकी विजन है। और आगे नेक्स्ट, और शाला तो 26 साल पुरानी है। पहले गांव में 2 कमरों में चलती थी और बाद में 2 मंजिला वाला मकान जो आप देख रहे हो पहली वाली छवि तो इसमें है। और 2018 के बाद जब समर्थ परिवार ने वो दत्तक लिया तब ये नीचे वाली फोटोग्राफ से वो इसकी है। तो जो सुविधाजनक से चाहिए तो सभी सुविधा संपन्न स्कूल है और कैंपस में जो भी सुविधा संपन्न कैंपस है ये आगे नेक्स्ट। और ये हमारी नवदीप की पूरी टीम है जो अभी यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन मानवीकृत वातावरण तैयार करने के लिए सभी शिक्षकगण प्रयासरत हैं और खुद अपने को समझने के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं और अपनी पूरी निष्ठा से लगे रहे। और आगे बात कर दो, छात्रों की संख्या करीबन 411 स्टूडेंट है, टोटल 35 का स्टाफ है। इसमें प्रबंधन के लिए 4, शिक्षक 28 और नॉन टीचिंग स्टाफ अभी 3 है। और आगे की अब पारस जी सर जी रह लेंगे। धन्यवाद धवल भाई जी। नमस्ते सभी को। आगे की प्रस्तुति में अगर मैं देखूँ तो नवदीप विद्या मंदिर में जो शिक्षा के मानवीकरण के रूप में एक अनूठा कदम जो दिखता है वो इस तरीके से है कि ज़्यादातर अगर मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है पिछले 1 दशक में जीवन विद्या को लेकर, शिक्षा में जो काम हो रहा है उसको लेकर, तो पहले है वो जैसे ही हम समझने का शुरुआत करते हैं और तुरंत मन होता है जो भी शाला संचालक है उनका कि कैसे हम बच्चों को ये चीज़ पहुंचा दें। लेकिन यहाँ पे मुझे जो एक अच्छी बात लगी वो ये रही कि पहले कैसे हम शिक्षकों में ये बदलाव पॉजिटिव ला पाए, उसके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहा। तो हमारा जो विज़न था उसमें पहले 3 साल के लिए हमने यही तय किया कि शिक्षकों में बदलाव कैसे लाया जाए। उसके लिए जो शाला का मैनेजमेंट है, अब जब भी हम मैनेजमेंट शब्द बोलते हैं तो वो जो प्रचलित शब्द है उससे जो चित्रण बनता है तो हमने थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज किया है और शाला परिवार ऐसा ही शब्द कॉइन किया है। तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि किस तरीके से टीचर्स में चेतना विकास द्वारा है वो मूल्य शिक्षा को लाया जाए। इसलिए पहले इनिशियली जो 3 साल है उसमें हमने ये ध्येय बनाया है कि मध्यस्थ दर्शन समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहक कदम है वो उठाए। उसमें पहला जो प्रोत्साहक कदम है वो ये है कि हर रोज़ हम 1 घंटा है वो शाला के समय के दौरान ही अध्ययन के लिए मिलते हैं। उसमें सभी शिक्षकगण है वो साथ में रहते हैं और वाङ्मय का पठन करते हैं। फिर हर महीने 4 शिक्षक है वो विविध संस्थान में अलग अलग प्रबोधकों के पास से वाङ्मय का पठन कर पाए, उसके लिए एक अनुकूल वातावरण है। उस हिसाब से है वो जो भी शाला के शिक्षक है उनकी आर्थिक से लेकर शैक्षिक जिम्मेदारी है उनको ध्यान रखते हुए उस हिसाब से अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति रखना। मैं मानता हूँ कि ये कदम है वो कोई भी शाला में अगर हम चेतना विकास मूल्य शिक्षा को परंपरागत शाला है उसमें डालना चाहते हैं तो एक आवश्यक कदम है वो दिखता है। क्योंकि जब भी कोई शिक्षक है वो अध्ययन के लिए बाहर जाते हैं तो उसका अतिरिक्त लोड है वो एग्जिस्टिंग टीचर्स के ऊपर ना आए, उसके लिए ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि सैटरडे को हम 2.5 घंटा रेगुलरली है वो अध्ययन के जो अलग अलग टॉपिक रहते हैं उसकी टीचर्स के द्वारा प्रस्तुतियाँ तैयार करते हैं। तो जैसे अभी धवल भाई है, हमारे और टीचर्स भी यहाँ पे उपलब्ध है और काफ़ी टीचर्स है वो 2 से 2.5 घंटे की प्रस्तुति के लिए वो तैयार धीरे धीरे हो रहे हैं जीवन विद्या के वाङ्मय के शास्त्रीय पक्ष को लेकर। फिर जो लास्ट में यहाँ पे लिखा है वो ये है कि जब भी हम परंपरागत स्कूल में अगर देखें तो प्राइवेट स्कूल का जो एक सैलरी का ढांचा खाचा है वो इतना कम रहता है कि उसमें अगर कोई शिक्षक है वो वैल्यूज़ की बात लेकर जाए बच्चों के सामने तो उसको पहले कॉन्फिडेंस तो हो। तो उसके लिए हमने ये एक अच्छा कदम उठाया और इसके लिए मैं मुख्य रूप से समर्थ परिवार का है वो शुक्रिया कहना चाहूँगा कि ये सोच पाए कि अगर शिक्षक है वो आर्थिक पक्ष उसका है वो सुरक्षित रहेगा, उसकी चिंता नहीं रहेगी, तभी तो ये इसके ऊपर सोच पाएगा और इसको दे पाएगा।
तो इस तरीके से पूरी वेतन वृद्धि की जो भी पूरा एक ढांचा खाचा रहता है जो वो इस तरीके से बनाया है कि जितने शिक्षक है वो ज़्यादा अध्ययन में जुड़ पाते हैं डेली गोष्ठी में, उसका वातावरण, उसका जो आचरण है उसका देखना, वो सभी में जीवन विद्या का पुट कितना है उसको हमने एक फिलोसॉफी के आधार पर स्कीम तैयार की, उसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा टीचर है वो इसके लिए तैयार हो पाए। तो ये मैं देखता हूँ कि शिक्षा के मानवीकरण के क्रम में कोई भी शाला में अगर हमें काम करना है तो इनिशियली शुरुआती वर्षों में कैसे हम शिक्षकों के ऊपर ज़्यादा काम कर पाए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसका ही यहाँ पे चित्रण देख सकते हैं कि जो डेली हम 1 घंटा पठन करते हैं उसमें सभी शिक्षकगण इंक्लूडिंग जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है सब साथ में बैठते हैं। इसके अलावा राजेश बहुगुणा जी उत्तराखंड से हमारे स्कूल में महीने में 10 दिन रेगुलरली विजिट के लिए आते हैं। उनका साल में 2 बार टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है। यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता है कि कैसे जो एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, उन सभी में विद्या में से कहाँ पे मूल्यों को हम जोड़ सकते हैं, वो मूल्यों को हम जोड़ दें और कैसे बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करके वो मूल्य एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स के अंदर ही हम दे पाए। तो एक इंडिविजुअल तो क्लास मूल्य शिक्षा का रहता ही है, पर साथ में हर एक सब्जेक्ट में भी मूल्य शिक्षा कैसे दे पाए उसके ऊपर विगत 2 साल से बहुत ही घनिष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ये एवरी सैटरडे समर्थ में से समर्थ परिवार के दिनेश भाई, बोनी भाई, दशरथ भाई, दिनेश प्रजापति महसाणा से, फिर अश्विनी जी टीचर्स के साथ है वो रेगुलर बातचीत और एक जो पारिवारिक स्नेहिल वातावरण बन पाए इसलिए 2.5 घंटा है वो हम एवरी सैटरडेज को मिलते हैं। फिर ये जो मैंने कहा कि अलग अलग संस्थानों में विजिट, तो ये उसकी कुछ फोटोग्राफ्स है जिसमें तकरीबन हमारे सभी टीचर्स है वो बारी बारी से अलग अलग संस्थान में है वो अध्ययन के लिए गए, उसके फोटोग्राफ्स है। ये एक स्टेटिस्टिकल डेटा है जिसमें सभी टीचर्स ने लगभग अभी तक 2 से 3 मिनिमम परिचय शिविर और अध्ययन शिविर है वो किए हुए हैं। एक हमने कार्यक्रम ये भी मतलब ये मानव तीर्थ से हमें एक प्रेरणा मिली कि वहाँ पे भी वो लोग है वो ऐसे व्यक्तित्व को सालाना मतलब बुलाना जिसके आचरण और समाज में भी एक तरीके की एक प्रतिष्ठा है। उसमें माननीय हसमुख भाई पटेल, सुधा पांडे जी, सुरेश भाई जी और काफ़ी लोग हैं वो अभी तक विगत 1 साल में है वो बच्चों के साथ, अभिभावकों के साथ इंटरेक्शन के लिए आ चुके हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हर एक स्टैंडर्ड में पहला क्लास है वो जीवन मूल्य शिक्षा का रहता है, जिसमें प्रमुखतः हम है वो हैप्पीनेस करिकुलम की स्टोरीज और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ को साथ में लेते हैं। साथ में हम आज सवेरे से सुन रहे हैं कि जो अभिभावक है उनके साथ भी काम करना आवश्यक है। तो अभिभावकों के लिए 7 दिन की शिविर का भी आयोजन है वो हमने किया था और उससे काफ़ी प्रोत्साहक रिजल्ट है। उसमें से 5 अभिभावक है वो लास्ट सोमवार की यहाँ पे शिविर थी उसमें भी फुल 7 डेज के लिए आए हुए थे। इसके अलावा ज्ञानवर्धन के लिए अलग अलग अच्छी बुक्स को पढ़ना, बुक टॉक के माध्यम से उसको डिलीवर करना, फिर फन एंड फूड फेयर है, अलग अलग जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें कैसे वैल्यूज़ को लाया जाए। सैटरडेज़ को बच्चे की है वो रेगुलर पढ़ाई नहीं होती, तो क्या होता है सैटरडेज़ को हमने बैगलेस डे रखा है। तो बैगलेस डे में जो रेगुलर सब्जेक्टिव पढ़ाई है उसके अलावा अलग अलग क्लब्स जैसे नेचर क्लब में प्रकृति के साथ जो समृद्धि और श्रम का पाठ है वो देख पाए। वैसे मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा कि हमारा जो विद्यालय है वो एक रूरल सेटअप में है, तो काफ़ी सारे बच्चे हैं वो ऑलरेडी खेती और पशुपालन के व्यवसाय से आते हैं, तो श्रम की मानसिकता तो उनमें पहले से ही है। किस तरीके से वो श्रम के प्रति उनका सम्मान जागृत हो जाए उसके काम है वो नेचर क्लब में। फिर अलग अलग क्लब जैसे विज्ञान क्लब है, भाषण क्लब है, कुकिंग क्लब है, हस्तकला, योगा, साहित्य, नृत्य, नाट्य क्लब, एक छोटा सा हमने औषधीय बाग बनाया है उसकी पूरी देखभाल बच्चे मिलके वहाँ पे करते हैं। फिर शाला का एनुअल डे है
तो जैसे आज सवेरे भी बात हो रही थी कि प्रचलित बॉलीवुड सॉन्ग्स के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं है वो ये घूमता रहता है। तो वार्षिकोत्सव में कैसे हम मूल्यों को साथ में ले आए उसके ऊपर काम। फिर दूसरा ये कदम ये भी है कि आसपास के गांव में मूल्य शिक्षा आधारित नाटकों को तैयार करके शहरी नाटकिका के रूप में प्रस्तुत करना। फिर अन्य जो भी उत्सव है वो सभी उत्सवों में मानवीयकरण का पुट कैसे आ पाए उसको ध्यान में रखकर उत्सवों को सेलिब्रेट करना। और लास्ट में है वो परिवार। शिक्षक है वो अगर परिवार के साथ इस चीज़ को समझने में लगता है तो एक अलग ही खुशबू है वो शाला में गूंजने लगती है। तो इस अर्थ में सालाना एक बार है वो परिवार मिलन और परिवार के साथ बातचीत। इतना है वो अभी हम कर रहे हैं। और जैसे अभी जिगर भाई भी बोल रहे थे कि करना काफ़ी है लेकिन यहाँ पे 10 मिनट में प्रस्तुत करना है तो उसकी एक लिमिटेशन रहती ही है। इसलिए मैं सबको मतलब आमंत्रित करूँगा कि यहाँ से स्कूल नज़दीक ही है, आप लोग है वो हमारा काम देखने ज़रूर आइए। और कोई सुझाव है तो भी उसके लिए हम स्वागतीय है, ओपन है। आगे के लिए हम क्या कार्यक्रम देख रहे हैं तो 2026 तक सभी शिक्षक है वो मध्यस्थ दर्शन के एक प्रारंभिक पठन से गुजरे, ये हमारा एक अभी का लक्ष्य है। शिक्षकों के परिवार के बीच स्नेहिल वातावरण और मैत्री स्थापित हो उसके लिए छोटी छोटी गोष्ठियाँ परिवारों के बीच रखना, ये हमारा एक आगे का ध्येय है। अगले वर्ष तक हमारे सभी शिक्षक है वो गोष्ठियाँ लेने के लिए और छोटी शिविर लेने के लिए सक्षम हो जाए, ये भी एक हमारा आगे का लक्ष्य है। अगले साल में हमारा जो लक्ष्य है उसमें अगर हम देखें तो 2 परिचय शिविर अभिभावकों के लिए, एक अध्ययन बिंदु शिविर सामाजिक और 6 ओरिएंटेशन सेशन 2-2 घंटे के हम विदिन स्कूल जो सेटअप है उसमें कर पाए, ये हमारा एक प्रोग्राम है। ये हमारा पूरा नवदीप परिवार का एक ग्रुप फोटोग्राफ है। तो यहाँ तक की मेरी जो शेयरिंग थी उसमें मैंने हो सके उतना न्याय किया। धन्यवाद सुनने के लिए, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, डिशा से एंजल स्कूल चलाते हैं गिरीश भाई, उसके साथ में सतीश भाई भी है, राजेश भाई भी है, वो अपनी प्रस्तुति रखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपनी जो भी प्रस्तुति है वो समय में करें। नमस्ते, मैं जीवन हूँ और ये शरीर सतीश भाई है। इतनी उपलब्धि हुई है 2 साल में। श्रद्धेय नागराज बाबा, माता जी को वंदन, सोम भैया, महेंद्र भैया, अजय भैया और तीनों विनू भैया और सुरेश काका से लेकर रवि भाई तक को बहुत बहुत आभार मानता हूँ। साथ में आत्मा यूनिवर्सिटी की CVMS सेल में आदरणीय त्याग वल्लभ स्वामी जी, जय भैया, पारस भैया, चेतना दीदी, सभी मित्रों को आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ समर्थ डायमंड परिवार, तीनों भाइयों को तहे दिल से बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर 4000 एम्प्लॉय को रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ उनको मानवीयत बनाने के लिए जो भी कोशिश स्टार्ट की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कह सके तो हीरा तो शरीर का एक सौंदर्यता के लिए है, लेकिन उन्होंने आंतरिक सौंदर्यता के लिए भी सोचा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी माता पिता को भी आभार मानता हूँ कि ऐसे 3 हीरो जन्म दिया है, थैंक यू। और साथ में खास करके सुरेश भाई ने ट्रैकिंग में हमें ग्लिम्स दिया था 2018 में, उसके बाद थोड़ा लगा कुछ करना जैसा है। फिर राजेश भाई अनावड़िया ने एक आयोजन किया रतनपुर में, हम लोग सारे परिवार के साथ वो जीवन विद्या परिचय से अब शिविर किया और उसमें लगा कुछ होने वाला है। फिर घर पे आए तो जैसे एज यूजुअल रूटीन में आ गए थे। उसके बाद
एक बार थोड़ा सा शेयर बाज़ार में पैसे कमाए, उसके बाद थोड़ी क्लिप देख रहे थे और पैसे कैसे कमाए। तो ये क्लिप में से एक क्लिप ऐसी आ गई सोम भैया की, और वो मैंने बार बार देखी, 25 बार वो क्लिप देखी थी। एजुकेशन पर एक क्लिप थी। फिर मुझे लगा कि ये कंपनी में सारी ज़िंदगी लगा देना चाहिए। तो ऐसा सोचा। फिर हमने गिरीश भैया और सब ने मीटिंग करके देखा कि ये इसमें कुछ है, अब हम कुछ करें। फिर गिरीश भैया ने पकड़ा, सारे परिवार को भी पकड़ाया, और अभी स्कूल को भी इसी रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। तो सभी को धन्यवाद। आगे कुछ गिरीश भैया को बताए कि हमारी स्कूल क्या क्या कर रही है और क्या करेगी। और जैसे कि हम 3 स्कूल में ट्रस्टी है, जिसमें टोटल मिला के 10,000 स्टूडेंट है। और भाग्यशाली ये है कि मैं पूरे बनासकांठा में 400 सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, उसमें जो फेडरेशन में है उसमें कन्वीनर हूँ। तो उसमें भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। और कह सके तो अभी लास्ट संडे ही हमारे 150 संचालक मित्रों आए थे, और उसमें लाइव बात टेलीकास्ट करवाया था सुरेश भैया के साथ, और उनके साथ संवाद भी करवाया था, और मूल्यों के बारे में बातचीत की थी। और नेक्स्ट 19 को हमारा एक बड़ा सम्मेलन है, जहाँ पर पूरे आचार्य संघ का एक स्नेह सम्मेलन है। तो 400 आचार्य आने वाले बनासकांठा में, और सुरेश भाई उसको लीड करने वाला है। थैंक यू। आगे से देखेंगे। थैंक यू। हेलो, हाँ धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद सतीश भाई। मैं थोड़ा उसमें जोड़ दूँ कि नॉर्मली ये जो यात्रा 2017 से शुरू तो हुई, 18 मेरे ख्याल से 18 से, और लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था उस टाइम पे। लेकिन सतीश भाई को ग्लिम्स आ गए थे कि अरे कुछ करने वाली बात है, तो उन्होंने मुझे धक्का मारा। तो उनके लिए कृतज्ञता। और साथ में नॉर्मली ऐसा है कि एक गति, ये जो है ना, ये चीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर परिवार के बिना चलना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरी जो पत्नी है दीपा मीना भाभी, जो मेरा परिवार है, उसके लिए मेरी बहुत बड़ी कृतज्ञता है, क्योंकि उनकी वजह से शायद इस चीज़ को हम कर पा रहे हैं, वरना नहीं कर पाते। और थोड़ा साथ में आज हमारे बहुत सारे एंजल्स परिवार के भाई बहन आए, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो थोड़े खड़े हो जाए अपनी जगह पे। तो उनके लिए भी, क्योंकि ये भी, इन्होंने भी हमें ताकत दी है, तो उनके लिए भी कृतज्ञता है। हमारे प्रिंसिपल है, और साथ में हम जो भाई बहन काम कर रहे हैं स्कूल में, तो सब हम साथ में हैं। और इसके साथ जो स्कूल के बारे में बताऊँ, तो स्कूल जो है हमारी उत्तर गुजरात में डीसा में है। वहाँ पे अप्रोक्सीमेट 3500 जितने बच्चे अभी हमारे पास पढ़ रहे हैं एक संकुल में। ऐसे सतीश भैया ने बताया कि भाई पालमपुर में भी 2 है, तो कुल मिला के हमारे पास बहुत बड़ा धन है, 10,000 बच्चों का धन है। उस धन के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे अब नॉर्मली 2 साल के बाद टीचर तो थे, लेकिन उतना था नहीं, उतना दिमाग में फ्रस्ट्रेशन तो आता ही रहता था, क्योंकि सेंटर में मनी रहता था। अब ऐसी चीज हो गई ना, सेंटर में मानव रहता है, मतलब होता है कि यार कुछ समाज को गिफ्ट दे दे, एक बच्चे एक मानव का गिफ्ट दे दे हम, तो इससे बड़ी कोई कृपा नहीं होगी। लेकिन नॉर्मली बात ऐसी है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि पहले तो खुद में देखना पड़ता है, क्योंकि जर्नी शुरू होती है खुद से। खुद में खत्म, खुद में नहीं जांच पाएंगे तो बाहर बोलने वाली बात तो बनेगी ही नहीं। तो इतना पकड़ में आए, यानी कि हम पहले तो हमारी खुद की जर्नी शुरू है अभी तो, लेकिन साथ में हम सोच रहे हैं कि हमारे भी जितने भाई बहन हैं साथ में काम करें, वो भी जुड़ जाए इसमें। और इतना तो समझ में आ गया है 2 साल में कि ये यात्रा बहुत सुखद है। जितना करते रहते उतना सुखमयी होते जाते हैं, उतने तृप्त होते जा रहे हैं, उतना तो समझ में आ गया है। मतलब ये बात छोड़ने जैसी तो है नहीं। और जो हमारी जो शुरुआत ओरिजिनली, जैसे सोम भैया की इसी हॉल में शिविर हुई थी, शायद यहाँ की पहली शिविर होगी मेरे ख्याल से 2022 में, तो उसमें मैं 5 दिन सोया नहीं था
क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में थे, वो उसके आंसर नहीं मिल रहे थे, जैसे डॉट कनेक्ट हो रहे हो ना, वैसे मुझे पूरे 5 रात को भी मैं सोता रहता, ऐसे घूमता रहता, और मेरे साथ मेरी वाइफ भी थी। तो बोले कि क्या कर रहे हो यार? तो मैंने कहा यार मालूम नहीं पड़ रहा है, मुझे भी खुद को मालूम नहीं पड़ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे अनसुलझे क्वेश्चंस थे, वो सारे कनेक्ट हो रहे थे कहीं ना कहीं। और वो जो कनेक्टिविटी जो आई उसके बाद इसको मैं छोड़ नहीं पाया। तो उसके लिए सोम भैया के लिए बहुत बड़ी कृतज्ञता। शायद मेरे जैसे बहुत सारे जीवन ऐसे तृप्त हुए होंगे। और दूसरा यूनिट हमने शुरू किया है जिसमें छोटे बच्चे हैं, और ये थोड़े हमारे जो परिसर है एंजल स्कूल उससे थोड़ा पास में ही है, वहां पे हमने सेंटर में मंगल कामना ही रखी है कि भाई भूमि स्वर्गताम यातु मानव यातु देवताम धर्मो सफलताम यातु नित्य यातु सुबोधयम, यही हमारा एंट्री का बोर्ड है मतलब वहां से ही हम शुरू करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अभी जो वर्तमान में जो हो रहे कार्य, उसमें अभी जेवी परिचय शिविर, जेवी शनिवार एवं ज्ञानोदय गोष्ठी है, तो उसमें हम पार्टिसिपेट हो रहे हैं, हैप्पीनेस क्लास और जेवी वॉल। और भविष्य में होने वाले कार्य में, जैसे एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं बाद में, भविष्य में होने वाले कार्य में हम एक ऐसा सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर से एक सीबीएमएस सेल, जैसे आत्मीय में चल रहा है वैसा हमारा छोटा सा एक सेल बनाए जहां पे अध्ययन को सेंटर में रखा जाए। फिर जेवी टॉक के बारे में भी सोच रहे हैं हम, जैसे जितने भी प्रबोधक है और इस यात्रा में लगे हुए उनके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट हमारा बहुत कम है, तो उसको जितना रीच किया जाएगा, तो नॉर्मली जब भी कोई अभी सर्च करता है ना तो इतना कचरा आता है, उससे बेटर है हमारा कंटेंट आना शुरू हो जाए। तो जीवन विद्या का कंटेंट जितना हम सब मिलके अपलोड कर पाए उतना मेरे ख्याल से अच्छा होगा। जैसे शालिनी दीदी का भी अच्छा चल रहा है, वो मुझे कई बार इंस्पायर करता है। और एक जेवी एक अच्छी बात, अभी हमने एक प्रयोग शुरू किया है कि क्लास में टीचर जाता है तो 2 बच्चों को उसकी अच्छी बात बतानी है, और वो पूरे सर्कुलेशन में चलेगी, एक भी बच्चा बचेगा नहीं उसमें। तो हर रोज ये थोड़ा थोड़ा करते जाता है, और उसको भी ऑनलाइन लाना है। जैसे बच्चा बोल रहा है उसको छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के एक अच्छी बात, आज की एक अच्छी बात। और अभ्युदय संस्थानों की मुलाकात अभी लेनी बाकी है, वो नेक्स्ट प्लानिंग में है। फिर अध्ययन के लिए कुछ योजना बनानी है, जैसे एक छोटा सा यहाँ का जो यूनिट है जैसे काम करता है, शिविर होती है उसके साथ पैरेलल अध्ययन चलता है। तो इस बार समर में जो हमारी वहाँ शिविर हो उसमें भी हमारी इच्छा है कि साथ में जिन्होंने 3-4 शिविर की है वो आगे अध्ययन के शिविर में लगे। और अभिभावक के साथ संवाद करना है, थोड़े 2 मिनट ले लेता हूँ भैया जैसे नेक्स्ट, अभी तक की जितनी जीवित परिचय शिविर हुई है 4 हुई है। प्रथम में पारस भैया, चेतना दीदी, दूसरे में जय भैया थे, तीसरे में वंदन भैया थे, और तीसरे में जय भैया। क्योंकि हमारे वहाँ पे हमने सोचा है गुजराती में जितना हो उतना अच्छा है, फिर बाद में हिंदी प्रबोधक जो है उनको हम बुलाएंगे, ऐसा हमारा विचार है। नेक्स्ट, उसके बाद जेवी सैटरडे हम 1-1 घंटा बात कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी ना टूटे। टीचर के साथ जब 6 महीने में होता है तो बीच में कनेक्टिविटी ना टूटे, इसलिए हम सैटरडे को मैं और सतीश भाई साथ में मिलके इसको जेवी सैटरडे और ट्यूसडे चला रहे हैं। नेक्स्ट, एक 3 दिवसीय शैक्षणिक कार्यशाला वंदन भाई ने ली थी, और इस बार भी हम राजेश भैया से प्लान कर रहे हैं कि राजेश भैया आए 3 दिन के लिए। नेक्स्ट, जेवी टीनेजर्स में हम ऐसा सोच रहे हैं कि 15 से जो मेरे पास पढ़ के अभी कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ थोड़ा संवाद किया जाए। अभी तो 4-5 बच्चे आते हैं, लेकिन शुरू किया है हर संडे शाम को 1-1.5 घंटा उनसे बात करनी है, जो अभी कोई मेडिकल में है, कोई इंजीनियर में है, उनके साथ। नेक्स्ट, हैप्पीनेस क्लास चलते हैं, एक पूरे फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं ले पा रहे, लेकिन उसमें भी कुछ सोच रहे कि कुछ आगे कर पाए, रेगुलरली ले पाए। फिर जेवी वॉल में पूरी स्कूल में हमने ऐसे अपने सूत्र लगाए हुए हैं, और उसके बेस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा सैटरडे को होती रहती है। नेक्स्ट, भविष्य में होने वाले कार्य में सीबीएमएस सेल का गठन है, जेवी टॉक मैंने अभी आगे बताया, जेवी एक अच्छी बात, फिर अभ्युदय संस्थानों की मुलाकात, अध्ययन के लिए योजना, अभिभावक संवाद। बस इसके साथ मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। सभी का धन्यवाद और सभी के प्रति कृतज्ञता है। थैंक यू गिरीश भाई। अब
आगे की प्रस्तुति के लिए मेहुल भाई और चंद्रकांत भाई को मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय नागराज जी, सभी प्रबोधक, सभी वरिष्ठ जॉन से आए हुए लोगों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। मेरे पास 2 मिनट है, अभी 1 मिनट 50 सेकंड है और कंटेंट भी उतना ही है। नेक्स्ट, जॉन 2 में जो काम हो रहा है उसमें पालमपुर, पाटन और हिम्मतनगर का मुझे रखना है। नेक्स्ट, तो अब तक जो शिविर हुई है 2014 से लेकर 2024 तक, ये उसका लिस्ट है। मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, बाद में इसको ग्रुप में रख सकेंगे। तो अलग अलग शिविर पालमपुर में हुई है, पाटन में हुई है और हिम्मतनगर में हुई है। पालमपुर की बात करूँ तो शिविर तो हुई है, पर इतना अभी गोष्ठी का, फिजिकल गोष्ठी का कल्चर नहीं बना है। ऑनलाइन गोष्ठी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ज्ञानोदय गोष्ठी की सुबह बात हुई उसमें, तो उसमें कुछ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ काम हुए हिम्मतनगर में और पालमपुर में जो अल्प समय के लिए चले थे। और मेरी खुद की बात करूँ तो मैं 1.5 साल से लगा हूँ जीवन विद्या परिचय से, और इसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ और जितना हो सके उसका, इसकी गहराई में जाना चाहूँगा। आगे के लिए मैं चंद्रकांत भाई को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, सभी के प्रति कृतज्ञता। 3 मिनट का वक्त है तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे। 2018 में संवेदनशीलता से काफ़ी कुछ 2000 से 2018 तक काम करते थे। स्कूल था, प्रिवेंशन पे भी काम किया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, गोल्ड मेडलिस्ट। 2018 में संयोगवश विसनगर में P4P का एक कार्यक्रम था। हसमुख भाई थे, दिनेश भाई थे। तो दिनेश भाई ने बताया कि आप जो काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी पीड़ा है, तो क्या करना है। तो बताया कि क्या किया जाए। फिर उसने बताया कि आप जीवन विद्या को जानो। हम चल भैया के पास। सोम भैया ने बताया ज़्यादा पीड़ा ज़्यादा राहत, समझ में आ गई बात। औरों के घर जले हुए हैं, अपना नहीं जलाना है, उस पर अनुभव से सीख लेना है। और हम चल दिए अपने नेचर, प्रकृति के, और गौपालन, प्राकृतिक खेती, और साथ में बताते रहे प्रबोधकों को कि आओ हम साथ में आगे बढ़े, और धीरे धीरे बढ़ ही रहे। तो काफ़ी अच्छी स्थिति अभी परिवार की बनी है। उसमें पाठक जी है, दशरथ भाई है, नाटा जी है, काफ़ी सब लोग हैं। और ख़ास करके हमारा जो कच्छ का आज डॉक्टर साहब का परिवार है, जो उसी ने बहुत हमें अप्रिशिएट किया है। और पाठक जी का जो परिवार है, उनसे मेरे बच्चे भी काफ़ी कुछ अच्छा सीख रहे। तो जो पीड़ा जो थी वो थी कि जो प्रिवेंशन पे काम हो जाए तो वो बीमार हुए को अच्छा करना, उससे अच्छा है बीमारी ना हो। उस दिशा में मैंने काफ़ी 300 से ज़्यादा स्कूलों में काम भी किया था और शिक्षा के साथ जुड़ के, मगर अंदर से तृप्ति नहीं मिल रही थी क्योंकि फॉलोअप काम नहीं हो रहा था, वो टीम नहीं थी। यहाँ जो दिख रहा है कि पूरी सिस्टम है। अभी जो हमने राष्ट्रीय सम्मेलन में दिखा तो बहुत आशाएं जगी है कि काफ़ी कुछ अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि हम दिन ब दिन जो घटनाएं दिखते हैं, ये पहले हमने जो काम किया उसके जो काफ़ी कुछ तस्वीरें हैं। तो जो बन रहा है अभी दनसुरा मेरे नज़दीक में ही एक ऐसी घटना बनी। 10 साल की बच्ची थी, उनकी मम्मी काम पे जाए तो वो मोबाइल से, इंस्टाग्राम पे वो कुछ ना कुछ ऐसे करके 10 साल के बच्चे के साथ में भाग गई। और अभी सूरत में काफ़ी कुछ उसकी मम्मी ने बोला कि मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, तो सुसाइड कर दिया। तो ये देखो कहाँ जा रहा है समाज। और जनक भाई ने जो बताया था 1-2 किस्सा, वो बच्चों के साथ में सुसाइड हो रहा है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने वो ये मोबाइल पे नियंत्रण के लिए कुछ सोचा है, और अच्छी बात है कि गुजरात के यहाँ मुख्यमंत्री भी सोच रहे हैं कि मोबाइल पे बच्चों से कैसे नियंत्रण किया जाए। तो यहाँ काफ़ी अच्छी संभावना है कि बहुत अच्छी अच्छी स्कूलें आई हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो कैसे सबको साथ में रह के, क्योंकि ये जो फूल है उनको अभी पहले से हम उसको ताप दे देंगे तो वो तो मुरझा जाएंगे, तो उसको वो कैसे खिले,
तो ऐसे बहुत सुकून वाला काम है। अभी मेरी भी हिम्मत बढ़ी है, तो ये काम को कैसे आगे किया जाए। तो महेश भाई वगैरह हमारे मित्र हैं, हमको पकड़ के रखते हैं। विपुल भाई वगैरह जीवन शिल्प स्कूल चला रहे हैं, काफ़ी समय से हम जान रहे हैं। तो ऐसे ही लोगों के साथ में हर्ष भैया है वगैरह, तो 8-10 साल से हमारे पारिवारिक सभ्य हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं। तो अभी इस समाज में कैसे ये काम को आगे ले जाए, इसलिए अभी रमेश भाई हरियोल में टीचर है, कौशल भाई उसने भी 1 साल का अध्ययन किया है, तो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। जय भी खड़ा हो जाए, हार्दिक आप भी हमारे ही बेटे हैं, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि अभी 1 से 3 तो हो गए और 2 और जुड़ गए, तो 5 लोग हम हो गए, तो 5 हो गए तो काफ़ी अच्छा काम हो जाए। तो आज ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आप सभी के प्रति शालिनी दीदी है, वो काफ़ी कुछ बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो सभी के प्रति, स्वामी जी की प्रति कृतज्ञता। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर कभी आगे की ज़्यादा बात करेंगे। धन्यवाद। महेंद्र भैया। धन्यवाद चंद्रकांत भाई और मेहुल भाई। सबसे कम होने के बावजूद भी अपने आप को समय की मर्यादा में रखना कोई आपसे सीखे। मैं अब दशरथ भाई और बोनी भाई को बुलाता हूं कि विसनगर की ओर से अभी बहुत कुछ हुआ है और होने जा रहा है, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। नमस्ते सभी को। इसको हम आज जीवन विद्या योजना के बारे में ही बात करेंगे, और अभी तक क्या हुआ है और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं और फ्यूचर का क्या प्लान है, तो उसके बारे में मतलब बात करेंगे। नेक्स्ट, ये सभी हमारे मित्र जो अभी पूरा सम्मेलन का आयोजन हुआ, उसमें सभी 5 जोन हैं, वो 5 जोन में से 10 लोग अपने अपने जोन में से लोग डिसाइड करके कमेटी बनाया, और वो कमेटी में से 2-2 लोग वो मेन कमेटी में आए। ऐसा प्रोसेस होके पूरा ये सम्मेलन है, इतना थोड़े टाइम में भी मतलब जो भी आयोजन कर पाए, वो सब ये लोगों के आभारी है। नेक्स्ट, अभी तक विसनगर में 10 शिविर हो चुकी है, और मतलब करीबन अभी तक के तो प्रतिभागी है वो 3100 लोगों ने अभी तक उसमें भाग लिया है। नेक्स्ट, ये सब शिविर के फोटोग्राफी है। नेक्स्ट, अभी जो लास्ट शिविर हुई वो टाइम पे जो कार्तिक की पूर्णिमा थी, जो दिन इधर हमने ग्लोबल गार्डियन स्कूल का जो प्रारंभ किया अम्बा दीदी के हस्तकमलों से, तो वो टाइम पे हमने जो मतलब कैंपस में दीप प्रागट्य करके भूमि स्वर्गताम या तो मानव या तो देवताम, धर्म सफलताम या तो और नित्य शुभोदम, शुभ है, वो बात जो है वो हमने दीप से लिखी थी, तो वो बात की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, हाँ, ये भी सभी जो इधर छोटी छोटी गोष्ठियाँ और चल रही है उसके फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, ये शिविर दरमियान वैसे हम इधर जब भी शिविर करते हैं तो 2 शिविर साथ में करते हैं, तो 2 शिविर नहीं 3 शिविर साथ में चलती है। एक शिविर परिचय शिविर इधर हॉल में चलती है, दूसरा एक शिविर अध्ययन शिविर पैरेलल चलता है, जिसके हिसाब से वो अध्ययन शिविर वाले लोग शाम को जो गोष्ठी के लिए क्या करीबन 400 से 450 लोग शिविरार्थी होते हैं, तो 20-20 के ग्रुप करे तो 20-22 ग्रुप होते हैं, तो उसके हिसाब से वो शिविरार्थी फिर रात शाम को गोष्ठी के लिए पूरक हो जाते हैं। तो वो डिज़ाइन हमने पहले से बना के रखा है। तो अभी उसमें तीसरी बात, हमारे नवदीप विद्यालय के टीचर्स और सब मिलके वो लोगों ने मतलब पूरा डिज़ाइन किया है बच्चों के लिए, तो वो बच्चों की जो एक्टिविटीज़ है वो उसके फोटोग्राफ्स है। अभी हाँ, ये बच्चों की एक्टिविटीज़ के फोटोग्राफ है, उसमें बच्चों को गौशाला पे भी लेके जाते हैं, इधर मतलब अलग अलग पोट्री वगैरह से सब चीज़ वो कराते हैं। नेक्स्ट,
अभी तक वन डे सेशन मतलब समझो कि 3 घंटे का, और वैसे वो जो 3 घंटे का हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन रखते हैं वैसे अभी तक 14 हुए हैं, और उसमें 2,500 लोग उसमें पार्टिसिपेंट हुए हैं। नेक्स्ट, ऐसे वन डे सेशन में कई इसके अलग अलग फोटोग्राफ है। नेक्स्ट बाकी अध्ययन शिविरों की बात है तो अभी तक अध्ययन शिविर 17 शिविर हुए, उसमें टोटल 600 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। और वो अध्ययन शिविर को लिए मैं मतलब जो भी अजय भैया, सुरेंद्र पाठक भैया, महेंद्र भैया और बाकी भी अन्य प्रबोधक सब लोगों ने मतलब काफ़ी उसमें ये किया है। अजय भाई ने 3 दिन के काफ़ी सेशन लिए इधर। नेक्स्ट अभी जो कंपनी में जो चल रहा है तो अभी 1.5 घंटे की मतलब 3 दिन हम लोग कंपनी में चालू टाइम में जो हमारे कंपनी के मेन 30 लोग हैं, वो लोग हफ्ते में 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे वो अभी तक सुबह में मिलते थे, सुबह में 8:30 से 10, लेकिन अभी 4:30 से 6 शाम को मिलते हैं चालू टाइम में। और उसमें अभी तक तो गोष्ठी पठन वगैरह करते थे, लेकिन महेंद्र भैया इधर आ गए हैं तो फिर क्या है कि ये अभी जो था गोष्ठी उसमें और एक अच्छा मतलब निकल के आ रहा है। और वो तीनों गोष्ठी वो ऑफलाइन और आमने सामने होती है, तो उसमें हमने जीवन विद्या परिचय एक बुक, सही में हम लोग वो बुक को तो एक परिचयात्मक बुक पकड़ के लेते हैं, लेकिन पूरे वांग्मय में जो भी बात बाबा जी बोल रहे हैं वो पूरा उन्होंने जीवन विद्या परिचय में ही बोल दिया है, ऐसा लगता है। ऐसी ग्रेट बुक है, तो उसको हम पढ़ते हैं, सबको बहुत उसमें अच्छा लग रहा है। और हर शनिवार को मतलब 2 घंटे के लिए हमारे बाकी के लोग हैं जो कर्मचारी है, वो लोगों का भी गोष्ठी होता है 40 लोगों का। और समाज की जो गोष्ठी है तो उसमें हर फ्राइडे इधर साकार डायमंड करके और एक कंपनी है, वो कंपनी में शाम को मतलब 8:30 से 10 जैसा जो भी टाइम, तो उधर करीबन 25 लोग मिलते हैं और दिनेश भाई वो गोष्ठी लीड करते हैं, तो वो भी रेगुलर चलती है। दूसरा मतलब अभी हर क्या कि महेंद्र भैया को आने के बाद काफ़ी हमारी डिज़ाइन इधर चेंज हो गई। आगे हम करते थे उससे अभी और कुछ सब चेंज हो गया। ये 2 घंटे वाली जो गोष्ठी है हर सोमवार को, वो सामाजिक गोष्ठी है। और अभी मतलब इसमें 3-4 गोष्ठी हुई है, लेकिन हर टाइम लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें हमारा टारगेट है कि हर सोमवार को हमको ये हॉल भरना है, ये हॉल भर के गोष्ठी होनी चाहिए, ये वो हिसाब से करते हैं। और हमने उसमें टाइमिंग और सब कुछ ऐसा रखा है, 5:30 से 7:30 का टाइम रखा है, और लोगों के लिए खाने का इंतजाम करके रखा है। तो पहले कम से कम खाने के लिए आएंगे, शरीर के लिए आएंगे, तो फिर जीवन के लिए बाद में होगा आगे, तो वो हिसाब से वो रखा है। तो और ऑनलाइन गोष्ठी जो है 1.5 घंटे की सप्ताह में 5 दिन, वो जो मंडे टू फ्राइडे, तो मंडे टू फ्राइडे वाली गोष्ठी महेंद्र भैया लास्ट मेरे हिसाब से 1.25-2 साल से उधर कनाडा थे, तब से ऑनलाइन ले रहे हैं। और वो गोष्ठी में काफ़ी लोगों का स्थिति बहुत अच्छा बना है। उसमें जीवन विद्या एक परिचय, मानव व्यवहार दर्शन, और जो अभी व्यवहारवादी समाजशास्त्र और जनवाद, वो पुस्तकें उसमें हुई। अभी ये मंडे से आवर्तनशील अर्थशास्त्र हम उसमें मतलब कर रहे हैं, तो ये भी बहुत सुबह में सभी लोग मतलब कोई लोगों को पेज बिल्कुल एलोकेट किए होते हैं, वो पेज पढ़ के प्रस्तुति देते हैं बारी बारी से लोग।
और उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब पूछते हैं, और फिर बाद में भैया कंक्लूसिव सेशन लेते हैं। तो वो पढ़ने के हिसाब से सबका भी एक धीरे धीरे गति बनता जा रहा है, और उसमें करीबन 40 लोग जुड़ते हैं मॉर्निंग में, ये 5 दिन में। और दूसरा सैटरडे संडे जो अभी लास्ट परिचय शिविर हुआ, तो परिचय शिविर के बाद लोगों को मतलब रेगुलर टच में लाने के लिए हमेशा क्या है कि डेली एक टैबलेट मिलती है ना, तो इसका पावर रहता है। बाकी क्या है कि पावर कम हो जाता है, क्या कि बाहर की शिविर बहुत पावरफुल रहती है। तो उसके हिसाब से ऐसा डिसाइड किया कि भाई इतने लोगों ने शिविर किया, इधर 400 450 लोग शिविर करते हैं, और बाद में फिर उनको जोड़ने के लिए तो हमने उसमें भी ये 5.5 से 7 सैटरडे और संडे, वो भी महेंद्र भैया वही जीवन विद्या एक परिचय बुक लेते हैं, और उसमें कभी कभी 100 के पार लोग जुट जाते हैं, तो 100 पार हो जाता है। तो जूम की कैपेसिटी 100 की है, तो बाकी के लोग फिर यूट्यूब से ज्वाइन होते हैं। तो ये बात है। नेक्स्ट, अभी आगामी परिचय शिविर में 4 मई से 11 मई 2025 में हम लोग हमारा ये रहा है कि हम लोग दिवाली वेकेशन और मतलब समर वेकेशन, ये दोनों वेकेशन में एक शिविर रखते हैं। तो भैया को हमने पहले से ही बुक कर लिया है, तो अगली दिवाली पे भी मतलब उसका डेट तय हो गया है। तो 4 मई से 11 में वो परिचय शिविर है, और 27 अक्टूबर से 2 नवंबर दिवाली के बाद में वो भी भैया की एक परिचय शिविर है। नेक्स्ट, 2025 की योजना में मतलब हम लोग 1 दिवसीय परिचयात्मक कार्यशाला, और दूसरे हमारे जो लोग हैं, आज समझो कि 1.5 साल से जो समर्थ के भी जो मेन लोग बैठते हैं, तो उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी बनी है। तो हम लोग अभी ऐसे मॉड्यूल बनाना चाहते हैं कि वो लोग मतलब क्या है कि परिवार इंट्रोडक्शन कर पाए। आज कोई भी परिवार में जाके 10 लोग इकट्ठे करके उनके साथ बात कर पाए, वो हिसाब से हम लोग थोड़ा तैयारी कर रहे हैं, और उसके हिसाब से मतलब परिवार के हिसाब से इधर विसनगर में वातावरण करने का, तो वैसे ये लोगों को भी तैयार करने का प्रोग्राम है, तो वो भी करेंगे। और 1 डे सेशन भी विसनगर में अलग अलग जगह पे मतलब 3 घंटे का, और ऐसे वो अलग अलग संस्थाओं में करना हम लोग चाह रहे हैं। तो ये बात है। और ये सब मतलब क्या है कि जब भी प्रबोधक उपलब्ध है, तो भैया आने से हमारी प्रबोधक के हिसाब से समृद्धि है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये कर पा रहे हैं। और अध्ययन शिविर भी हम लोग आगे के साल में अध्ययन शिविर का भी प्लानिंग है हमारे पास। तो मानव व्यवहार दर्शन 2 शिविर हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वैसे 2 करना चाहते हैं, और अध्ययन बिंदु शिविर अप्रैल में करना चाहते हैं। दूसरा जो शिक्षा की बात है, तो उसमें अभी 2025 से उसमें ग्रेड 7 तक अभी हमने स्कूल का ये नहीं लिया है, तो उसको हम लर्निंग सेंटर बोलते हैं। तो ग्रेड 7 तक का बच्चों को हम लोग आगे वो करना चाहते हैं। और टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब डेली स्कूल के बाद 1.5 घंटा टीचर के साथ जाता है, और हर सैटरडे भी टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए तो प्रैक्टिकल और मतलब शास्त्राभ्यास और व्यवहार अभ्यास, कर्माभ्यास, ऐसे सब मिलके मतलब टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और वो बच्चों के पेरेंट्स को भी हम लोग हर 2 महीने, क्या कि घर का वातावरण भी ठीक से बने रहे, तो वो बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी कंटेंट की बात करते हैं। तो हर 2 महीने भी पेरेंट के है, और हर शुक्रवार को सह अस्तित्व संगत करके प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है। तो वो बच्चे पूरे वीक में उन्होंने क्या क्या किया पूरे वीक में, वो बच्चे प्रस्तुत करते हैं। मतलब क्या है कि उसका जो पीपीटी वगैरह जो भी है वो करके दिखाते हैं, तो उसका वो प्रस्तुति वो हर टाइम अलग अलग बच्चे वो करते हैं। तो और उसमें उनके पेरेंट्स और जो भी अभिभावक है वो उस टाइम पे हाजिर रहते हैं कि पूरे वीक में क्या हुआ है। फिर मध्यस्थ दर्शन आधारित उत्सव की, तो सोम भैया ने बात किया था कि भैया जब भी बड़े में छोटा हमेशा समा जाता है, जब भी सर्वशुभ सोचते हैं तो स्वशुभ होता ही है। तो उसके हिसाब से आप पूरा विसनगर का सोचोगे तो इसमें कंपनी का और आपका सबका ऑटोमेटिक कल्याण होगा, बराबर।
तो इसमें क्या है कि हम अभी जो स्कूल में शिक्षा चल रही है उसमें एक बोलते हैं कि एक रिटर्न कैरिकुलम है और दूसरा हिडन कैरिकुलम है। तो रिटर्न कैरिकुलम तो अपन जो भी स्कूल में पढ़ते हैं वो तो बराबर है, लेकिन जो चारों ओर जो जीते हैं, जो बच्चे देखते हैं, जो जो उत्सव होते हैं, सभी चीज जो होती है तो उसका प्रभाव पूरा होता है। तो हम लोगों ने ऐसे सोचा है और भैया का मार्गदर्शन है कि ये हम सांस्कृतिक वातावरण को चेंज करना है। तो उसके लिए हम हर टाइम अलग अलग उत्सव का प्लानिंग करेंगे और वो मानवीयता के हिसाब से सोचेंगे। तो जैसे ये अपना इधर स्कूल चालू हुआ और उसका जो कार्तिकी पूर्णिमा के दिन जो उत्सव हुआ, वैसे हम आगे आगे एक उत्सव वो हिसाब से वो करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट तो अभी ये मतलब 31 जनवरी और 31 दिसंबर गया, तो 31 दिसंबर को बाबा जी अमरकंटक पहुंचे थे। तो 31 दिसंबर को हमने संकल्प उत्सव के हिसाब से मनाया और एक बहुत बढ़िया तरह से उत्सव सब बच्चों ने अपने अपने संकल्प लिखे। और ये 14 जनवरी अभी आती है तो ये बाबा जी का बर्थडे है, तो वो ज्ञानोत्सव के हिसाब से, फिर मानवीय संविधान उत्सव, वसंत पंचमी मतलब ऋतु संतुलन उत्सव, 5 मार्च तो बाबा जी का शरीर शांत हुआ था वो दिन है, तो वो कृतज्ञता उत्सव। फिर अप्रैल में जो अर्थ डे होता है तो उसके पर धरती संतुलन उत्सव। फिर बच्चे जब भी स्कूल में आते हैं तो शिक्षा संस्कार उत्सव, वो शिक्षा संस्कार उत्सव अभी बच्चे जब भी आए तो उसमें स्कूल की और टीचर्स की स्वीकृति कैसे हो जाए उसके लिए हमने 1 वीक पूरा प्रोग्राम किया था। तो उसके झलकी कल जो शिक्षा का मानवीयकरण आएगा उसमें प्रस्तुति में थोड़े आएंगे, तो उसको मैं नहीं लेता हूँ। फिर गुरु शिष्य उत्सव, भाई बहन संबंध उत्सव, स्वराज व्यवस्था उत्सव, कार्तिका पुण्यिका तो उत्सव हमने किया और नेक्स्ट ईयर मतलब ये आएगा और 31 दिसंबर। तो पूरे मतलब क्या है कि उत्सव और उत्सव में हम लोग बच्चे इधर के जितने भी परिवार आते हैं वो सब मतलब इधर उत्सव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो धीरे धीरे एकदम वातावरण बहुत अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट, और आगामी दशक में मतलब ये तो सब जो जीवन विद्या योजना के हिसाब से हर साल 2 शिविर होती है, तो वो अभी भैया इधर है तो बीच बीच में भी शिविर की अलग अलग डिजाइन करके अभी बीच में समझो कि एक अभी 5 दिन का परिचय शिविर अभी बीजापुर में बीच में अरेंज किया दिसंबर के एंड में। तो वैसे वैसे बीच में परिचय शिविर तो जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी वो करेंगे ही हम, और 1 दिवसीय कार्यशाला भी करेंगे। अध्ययन शिविर भी पूरा मतलब उसमें से पूरे गुजर जाए लोग वांग्मय में से, वो एक जल्दी से जल्दी उसका प्लान है। और समाज में ये बात एकदम पूरा विसनगर में वातावरण बने। तो विसनगर का एक टाउन है, वो 70-75,000 का पॉपुलेशन वाली सिटी है। तो उसमें हम सभी जो एक ऐसा वातावरण खड़ा करना चाहते हैं कि ये जीवन विद्या टॉक ऑफ द टाउन बने, वो हम लोग चाहते हैं। तो आगे के टाइम में मतलब सामाजिक गोष्ठी जो है, वो सामाजिक गोष्ठी तो मैंने आपको बोला है, हॉल भरने का हमारा ये है कि एक वो हिसाब से पूरे हर मंडे को इतने लोग आने चाहिए। और शिक्षा में हम लोग नर्सरी में अगले टाइम में 12वीं तक का स्कूल का प्लानिंग कर रहे हैं। और स्कूल अभी कंपनी में अंदर चल रही है, लेकिन बाजू वाली जगह में उसका आर्किटेक्चर प्लानिंग वगैरह सब वो स्टेज में चल रहा है। फिर टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, हर साल मतलब 100 टीचर। तो उसके लिए जैसे बीएड का प्रोग्राम है 2 साल का, वैसे ये टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 साल का प्रोग्राम हम लोग आगे सोच रहे हैं। और इंटरनेशनल यूथ सेंटर, मतलब आज पूरे वर्ल्ड में से किसी भी यूथ को इधर आके मतलब जीवन विद्या के लिए कुछ करना है, कुछ भी शोध करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी हम लोग वैसा सोच रहे हैं कि भाई 100 ऐसे स्टूडेंट इधर आके रह पाए, वो हिसाब से एक इंटरनेशनल यूथ सेंटर का सोच रहे हैं। और बाकी मध्यस्थ दर्शन आधारित जो उत्सव है उसकी तो बात अभी कर दी। तो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ये 3 सोपान की बात है। तो 3 सोपान की बात में परिवार शायद वो लिख दिया है गलती से, उसमें मतलब इतने लोग आएंगे, 1000 लोग का मतलब वो उसके लिए वैसे एक स्थिति बनाना हम लोग चाहते हैं
कि उसके हिसाब से, और ये 3 सोपान में फिर उसमें शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य और विनिमय व्यवस्था और स्वास्थ्य संयम, ये सभी का इधर व्यवस्था हो जाए, वो हिसाब से पूरा वो एक डिजाइन हम लोग ध्यान में है और वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट, तो आगे का जो भी है, अभी टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे क्या क्या करना चाहते हैं कि ये जीवन विद्या में टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं बोनी भाई को आमंत्रित करता हूँ, तो वो बात कर लेंगे। नमस्कार। तो जैसे पहले तो बाबा जी के प्रति और आप सभी के प्रति कृतज्ञता, क्योंकि जो हम सब मिलकर जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जो साथ मिलकर चल रहे हैं, तो उसमें जो सही टेक्नोलॉजी या जो भी बातें करे तो अल्टीमेटली वो दिशा के साथ जुड़े तभी वो सार्थक होगी। तो उसके लिए, उसको सार्थक करने के लिए और एक गति देने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे हम सदुपयोग कर पाए, तो उसके लिए जो सोचा है, तो अभी जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम हमारी अभी जो चल रही है उसको और स्मूथर कैसे करें, और उसमें कोई भी मेंबर रजिस्ट्रेशन हो गया है उसमें ऐड करना है या उसका स्टेटस उसको चेंज करना है, क्योंकि जब भी हम इसको मैनेज करने जाते हैं तो कई ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि जब भी बाबा जी बात करते हैं तो वो बहुत व्यवहारिक तले पे बात करते हैं कि व्यवस्था जब भी करनी है तो उसको पूरी सिस्टम के साथ हम करेंगे तो वो व्यवस्थित फॉर्म में हो पाएगा। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करना, और हम उसको उस एंगल से डिज़ाइन कर रहे हैं कि पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड में भी किसी को भी ये रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यूज़ करके सभी करे तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म हो जाए, और उसमें सभी का डेटा वो सब ऑटोफिल, अभी आपने कई लोगों को वो महसूस भी होगा कि वो जब भी लॉगिन होते हैं तो उनका पुराना डेटा से सभी डेटा ऑटो फिलअप हो जाए, तो वो पूरी सिस्टम है। दूसरा उसका यूज़र प्रोफाइल मैनेजमेंट वो भी हम करेंगे। तीसरा, जो भी कई बार नॉर्मली चैलेंजेस वो आती है कि भाई परिचय शिविर होता है, लेकिन उसके बाद हमारी सिटी में या आसपास कौन कौन सी गोष्ठियाँ चल रही है, तो उसकी इंफॉर्मेशंस कभी भी लेना है तो वो इजीली मिल जाए, उसमें जुड़ने के लिए कौन से ग्रुप है, उसकी लिंक वो सब रखना, और उसके कोई यूट्यूब लिंक्स वो भी वो कॉमन साइट पे उपलब्ध हो जाए, वैसा हमारा एक प्लानिंग चल रहा है। तीसरा, एक पायलट प्रोजेक्ट हमने अभी किया है, अभी उसमें इम्प्रूवमेंट करना है कि जब भी हम अध्ययन करते हैं, तो जब भी बुक पढ़ते हैं, तो बाबा जी ने जो परिभाषा संहिता दिया है, तो उससे एक शब्द हमारे जो अभी संसार में चल रहे वो शब्द है, लेकिन वो जुड़ते हैं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के साथ ही। तो उसके लिए जो परिभाषा संहिता है, तो वो हम जो भी बुक्स रहेगा तो वो ऑनलाइन डायरेक्टली बुक खुल जाएगा, और उसमें जो भी पेज है तो पेज में कोई भी शब्द पे आप डबल क्लिक करेंगे तो उसकी परिभाषा संहिता, उसमें से कोई भी वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो परिभाषा संहिता, तो पढ़ते पढ़ते ही साथ में परिभाषा संहिता दिखे। ऐसा बेटा वर्जन हो गया है अभी, उसको लेकिन स्मूथर करेंगे और दिखेगा। और ऐसी कोई भी जो भी शिविरें चलती है तो वो कैसे सेंट्रली एक ही जगह पे किसी को भी मालूम रहे कि कौन कौन सी शिविरें पूरी या देश में या पूरे जॉन में या कहीं पे भी जो ये सेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ करेगा तो उनकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिले, ऐसा सब करने जा रहे हैं। आगे सोचा है वो, लेकिन अभी करते जाएंगे, रखते जाएंगे और सबके साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। इसमें बोनी भाई ने जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम की बात की ना, तो उसके लिए मेरे को खाली एक थोड़ी बात करनी है कि गुजरात से सभी जोन से इधर लोग आए हैं, और आगे जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम थी तो उससे काफ़ी स्मूथ किया है, और फिर भी मतलब इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना है तो कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि उसमें जितने फील्ड है वो फील्ड में से अभी समझो कि हमको खाली 3 घंटे का सेशन करना है और उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो बाकी काफ़ी सेशन की काफ़ी मतलब उसमें फील्ड की ज़रूरत नहीं है। खाली नाम लिया, मोबाइल नंबर लिया और किधर क्या क्या है वो उतना ले लिया तो बात हो जाता है। तो उसके हिसाब से उसमें से फील्ड ऐड करना, फील्ड निकालना, वो फैसिलिटी अंदर हो गई है। तो मेरा सभी जोन के जो मेन करता हरता लोग हैं, जो शिविर आयोजन करने वाले लोग हैं, उसको एक नम्र निवेदन है कि ये हर जगह पे रजिस्ट्रेशन के लिए पूरे गुजरात में कम से कम अपन ये रजिस्ट्रेशन का यूज़ करेंगे
तो नेक्स्ट ईयर हमको कोई भी डेटा हमको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा डेटा ऑनलाइन हो जाएगा। जितना आप मतलब 3 घंटे का शिविर करते हो, कुछ भी करते हो, तो रजिस्ट्रेशन इसके पर करवाओ। और उसके लिए बैकएंड में शुरू में कोई भी मतलब समझो कि टेक्निकल चीज आती है तो उसके लिए हमारी टीम सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो सभी को ये रिक्वेस्ट है कि ये रजिस्ट्रेशन वाली बात है वो सभी लोग यूज करेंगे। तो गुजरात का सेंट्रल डेटा एक बार गुजरात का हो जाता है तो फिर इंडिया के लेवल पे अपन सोचेंगे। अस्तु। एक सैंपल जस्ट देखना है तो ऐसे अभी इसका थोड़ा डिज़ाइन अच्छा नहीं है, हम डिज़ाइन में उतने बादशाह नहीं है तो वो अच्छा होगा। लेकिन अभी सपोज मानव है तो मानव पे क्लिक करेंगे, ऐसे एक एक नेक्स्ट पेज करेंगे तो पूरा बुक आएगा। फिर वहीं पे परिभाषा संहिता खुल जाती है, उसमें भी कोई भी वर्ड देखना है तो क्लिक करके हम उसको पढ़ सकते हैं। और वो ऑनलाइन ही रहेगा तो कभी भी डाउनलोड करने या ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इसको आगे ऐसा सोचा है कि यूज़र के साथ जोड़ देंगे तो हम जहाँ तक पहुँचे, सपोज 10 पेज किया है तो 10 पेज पे वो रहे, तो जब भी हम लॉगिन करें तो वो 10वें पेज से ही स्टार्ट हो, ऐसा एक सोचा है। तो अगले टाइम में ये हो जाएगा। बाबा जी ने बोला था आगे की पेटी आगे, तो वो ये सही में दिख रहा है। अस्तु। तो अभी हम लोग गोष्ठी के लिए जाएंगे। तो फ्रेश होके अभी 3 टाइप की गोष्ठी है। इसमें एक जो प्रबोधक की गति में है और प्रबोधक आगे बनना चाहते हैं ऐसे जो लोग हैं उनकी गोष्ठी यही हॉल में रहेगी और सोम भैया वो गोष्ठी को लीड करेंगे। दूसरी गोष्ठी नीचे ये संस्कार हॉल है, वैसा नीचे संवाद हॉल है ग्राउंड फ्लोर पे। तो संवाद हॉल में जो भी शिक्षा के बारे में जो लोग सोच रहे हैं तो उसके लिए ये गोष्ठी शिक्षा में जितने लोगों का कुछ भी रुचि है उसके लिए वो गोष्ठी महेंद्र भैया लीड करेंगे। और तीसरी गोष्ठी है वो अपन सीडी से सामने जाते हैं और जो कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें जो भी परिवार मूलक तो स्वावलंबन के हिसाब से जो लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कशन के लिए वो उधर गोष्ठी है। उसमें हर्ष भाई भी है और अजय भैया भी उसमें साथ में है। तो वो 3 जगह पे 3 गोष्ठी है। तो अभी 6:15 बजे हमारी गोष्ठी चालू होगी, 7:30 बजे पूरा होगा और 7:30 बजे भोजन के बाद फिर हम लोग फ्री है, फिर कल सुबह में मिलेंगे। तो ये प्रोग्राम वैसा है। और कल सुबह के लिए हाँ 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 विचार। और इसमें दूसरी बात ऐसी है कि कल है ना, कल सुबह के सेशन हैं, सुबह के 2 सेशन हैं। उसमें हमने जो जीवन विद्या योजना के बारे में जितना डिस्कशन किया, इसमें अभी क्या खासा भी सब लोगों ने अपना अपना जो हुआ है वही ज़्यादा प्रस्तुत किया। लेकिन कल के सेशन में हमको कंक्लूजन लेना है कि यही चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग साथ बढ़ के, क्या कि ये पूरा प्रोग्राम है उसका हेडिंग ही ऐसा है कि हम मिलजुल के आगे कैसे बढ़े, वही हेडिंग है। तो फिर क्या है कि ये 2 सेशन में हमारा पैनल डिस्कशन और सभी के क्वेश्चन और जो बात है वही बात पे चर्चा रहेगी और हम लोग इधर से कुछ ठोस कदम लेके जाएंगे कि आगे के टाइम में हमको जिधर एक दूसरे का जो भी सहयोग चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो बात करके आगे का प्लानिंग करके नेक्स्ट ईयर का पूरा कैलेंडर बना के हमको जाना है। तो कल के सुबह के 2 सेशन हैं, उसमें हमारे पास जो भी वरिष्ठ लोग हैं, सोम भैया है, महेंद्र भैया है, सुरेंद्र पाठक भाई है और अजय भाई है, बाल मुकुंद भाई है, तो वैसे लोग हैं। तो वो लोग इधर आए हैं। तो हमारा जो भी क्वेश्चन और बाकी के जो भी लोग जिन्होंने ज़मीन पे उतर के काम किया तो उनके भी काफ़ी वैसे बातें अनुभव में से आती है। तो ऐसे सब मिलके कल हम लोग वैसे ये 2 सेशन में हम लोग अगले साल का टाइम टेबल बनाए तब तक पहुंचने का हमारा है। तो अभी आज के लिए इधर हम लोग एंड करते हैं सेशन का। अस्तु।